Diabetes means excessive urination और mellitus Oh. means sweet. Diabetes is a disease of calories, not only Mm. sugar. अराउंड 50% पेशेंट को तो पता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज है. दाल भात रोटी सब्जी हम्म. साथ में हम फरसान ऐड करते हैं, मिठाई ऐड करते हैं, वो गलत है. जी. डायबिटीज पैर से क्यों शुरू होता है? नेल राइट. के कलर चेंज से शुरू होता है और एक बड़े गैंग्रीन तक हम्म. ये चीज पूरे डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स के अंदर आती है. राइट. फास्ट फूड को हमने बढ़ावा दे चुके हैं अपने डाइट में. फरसान, एक्सेस स्वीट्स, जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है जैसे आंख पे है, किडनी पे, हार्ट पे, पैर पे, वो सब चीजों को होने के लिए अनकंट्रोल डायबिटीज 10-15 साल रहना चाहिए. तो जितना आपने उसको अर्ली डिटेक्ट किया, जितना आपने उसके ऊपर अर्ली प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना शुरू किए, तो आप डेफिनेटली अपने कॉम्प्लिकेशंस को भी टाल सकते हो और एक हेल्दी लाइफ लंबे समय तक जी सकते हो. और अर्ली स्टेज में हो तो आप उसको रिवर्स करके नॉन डायबिटिक या नॉर्मल लाइफ में भी वापस आ सकते हो. आज इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है अनफॉर्चुनेटली, और इतने सारे लोगों को प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ होता है. ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि डायबिटीज़ है. इसीलिए ये पूरा पॉडकास्ट इज़ डेडिकेटेड टू ओनली डायबिटीज़ अवेयरनेस. क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर सीरीज़ में एक ऐसे गेस्ट मौजूद है कि जो खुद एक डायबिटिक फूड स्पेशलिस्ट है. 15 सालों का अनुभव है. 5 से 7 हज़ार से भी ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स को वो कंसल्ट कर चुके हैं. 4 इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च का वो हिस्सा बन चुके हैं, इंक्लूडिंग एटलांटा और पेरिस. और एक ऐसे इंसान हैं कि जो आपको बहुत आसान भाषा में बताने वाले हैं कि क्या करना ताकि अगर ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुका है उसे आप मैनेज कर सके, रिवर्स कर सके, और साथ में अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं डायबिटीज़ को तो क्या करना. तो ये पूरा पॉडकास्ट उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको डायबिटीज़ है या फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ का, कि या जो लोग प्रिवेंट करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी वैल्यूएबल. तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, शेयर करना ना भूलिएगा. अगर आप कहीं पर भी स्पॉटिफाई एप्पल पॉडकास्ट में सुन रहे हैं, मेक श्योर दैट यू शेयर अबाउट दिस ऑल्सो. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू वेलकम डॉक्टर हर्षल शाह. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. कैसा लग रहा है आपको? बहुत फाइन. थैंक यू फॉर गिविंग वंडरफुल. मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व द सोसाइटी एंड कम्युनिटी थैंक एज यू. वेल. थैंक यू सो मच सर. पहले तो करोड़ों लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है. क्यों इतना ये डायबिटिक एपिडेमिक जिसे हम कहते हैं, क्यों इतना बढ़ चुका है? अभी ऑलमोस्ट रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंगली इंडिया में 7 करोड़ प्लस ऑफिशियल डायबिटिक पेशेंट्स है. और एक स्टडी ऐसा है कि अराउंड 50% पॉपुलेशन को, 50% पेशेंट को तो पता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज़ है. अगर आप वो भी इसके साथ जोड़ दे तो सिर्फ इंडिया में 10 करोड़ प्लस डायबिटिक पेशेंट्स आपको मिलेंगे. वर्ल्ड में तकरीबन 50 करोड़ प्लस, 50-60 करोड़ प्लस पेशेंट डायबिटीज़ के हैं. अभी जो बहुत फास्ट, अभी आप देखेंगे तो कोई घर ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आपको डायबिटिक पेशेंट ना मिले. और एक बहुत कॉमन वर्ड हो गया है डायबिटीज़. कहीं पे भी जाओ तो आपको ये डिस्कशन मिलेगा, ये सुनने को मिलेगा, पेशेंट्स मिलेंगे. उसके बहुत से रीजंस है. मेन रीजंस जो मेनली अर्बन पॉपुलेशन की हम बात करें तो उसमें जो मेन रीज़न है वो हमारी लाइफस्टाइल. हमने बहुत ख़राब, बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल अभी अडॉप्ट कर चुके हैं. हमारी फिज़िकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हमने काफ़ी हद तक कम कर चुकी है. छोटी सी छोटी चीज़ के लिए हम कोई भी साधन या वाहन के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं. हम अपने घर से अपनी गली के नुक्कड़ एंड तक भी चल के जाना नहीं चाहते हैं. एब्सोल्युटली. कुछ व्हीकल मिल जाए तो हमको अच्छा लगेगा. सेडेंटरी लाइफस्टाइल. अभी हाँ. आप देखें तो एसी ऑफिस, एसी कार, एसी हब, मतलब जो भी है हम बैठे बैठे ही करना चाहते हैं, कुछ राइट. फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं. दूसरा डाइट, बहुत राइट. खराब डाइट हमने अभी अपनाया है. जी, मैं डाइट पे आऊँ उससे पहले आपने जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बताया, कहीं न कहीं डू यू एग्री कि जो लोग आज बहुत ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं, लग्ज़री जिनके लाइफ़ में आ चुका है, कम्फ़र्ट आ चुका है, कहीं न कहीं वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम करके फ़ोन जैसे स्मार्ट बन रहे हैं और वो खुद डम्ब बन रहे हैं। बहुत बहुत सही वर्ड आपने कहा हाँ। कि जो ऑटोमाइजेशन हुआ या जो हमने एक आधुनिकीकरण जिसको हम बोलते हैं वो हुँ, हुआ, उसमें जितने गैजेट्स आए, जितने जितने हमारी, आप छोटी सी छोटी चीज़ से शुरू कीजिए कि हुँ, वॉशिंग मशीन जो हमारे पहले के घर की लेडीज़ थी, वो जो घर का काम थे, अभी घर में हुँ। क्लीनिंग के लिए भी रोबोट्स आ गए. हाँ, वॉशिंग मशीन्स आ गए. मतलब वहाँ से ही बच्चों का जो खेलना था, जो
हम जी। जब हम छोटे थे, हम खेलते तो हम यूजुअली आउटडोर गेम्स ही खेलते थे। हुँ, इंडोर गेम्स हमारे लिए बहुत मतलब कभी रेयर चीज़ हुआ करती थी। अभी बिल्कुल। कोई भी बच्चा होगा, उसके हाथ में एक आईपैड होगा या मोबाइल होगा, मतलब उसका पूरा जो बचपन है, वो भी मोबाइल हुँ, पे ही शिफ्ट हो गया। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हो गई है। हुँ, पहले इतने ईज़िली कम्यूट के ऑप्शंस हमारे पास नहीं थे, तो हम बहुत चलते थे, चलते रहते थे, मतलब घूमते हुँ, थे। वो सब चीज़ें भी अभी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो हुँ, एक अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल हर एक तरह से हमने अडॉप्ट की है, जिसमें सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हुँ, और इम्पोर्टेंट चीज़ डाइट। डाइट हमने जो हमारा हेल्दी डाइट था ओरिजिनल, वो सब छोड़ के हम वेस्टर्न डाइट के ऊपर काफ़ी हद तक हुँ, निर्भर हो चुके हैं, या वही हमने अपना लिया है। राइट। फास्ट फूड को हमने बढ़ावा दे चुके हैं अपने हुँ, डाइट में। फरसान, हुँ, एक्सेस स्वीट्स, एक्सेस सॉफ्ट हुँ। मतलब ये सॉफ्ट सब ड्रिंक्स सॉफ्ट हुआ, ड्रिंक्स और कोला वो सब। हुआ वगैरह। हाँ, वो करके हमने अपनी लाइफ़स्टाइल को काफ़ी हद तक ख़राब किया है। हुँ, दूसरा, डाइट में फ्रूट्स और फाइबर्स का बहुत अभाव, वो बहुत एसेंशियल, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हुँ, जो हमने लगभग बंद कर दी है। हुँ, और ये सबसे ऊपर अभी जो रिसेंट टाइम में है, वो स्ट्रेस। ओके, जो ओके। 3-4 मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि एक अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, अनहेल्दी डाइट हुँ, और सबसे ऊपर अभी जो आ रहा है, वो स्ट्रेस। हर ओके, एक को, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग, सबके लाइफ में स्ट्रेस के बिना किसी की लाइफ नहीं होती। पर पहले स्ट्रेस रिलीव करने के ऑप्शंस थे, अभी वो हम गवा चुके हैं या हम करना नहीं चाहते हैं। वेरी और ट्रू। स्ट्रेस का लेवल हर एक इंसान वो बहुत बड़ा कल्प्रिट है हुँ, हुँ, डायबिटीज को हुँ। इतना फास्ट बढ़ाने के लिए। एब्सोल्युटली। सो एक तो आपने बताया बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, हम्म, एक्सरसाइज़ ना करना, हम्म, एक्टिव ना होना। दूसरा आपने डाइट में चेंजेस जो हम्म, आज हो चुके हैं अनफॉर्च्युनेटली अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ अनहेल्दी डाइट भी है। और तीसरा आपने उससे भी ऊपर बताया, एक्सरसाइज़ और डाइट से भी ऊपर व्हिच इज़ स्ट्रेस। तो हम तीनों के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। हम देखेंगे कि क्या करना ताकि भले मॉडर्नाइज़ेशन हो चुका है, वेस्टर्नाइज़ेशन हो चुका है, हमारे पास गैजेट्स हैं, हम उससे दूर नहीं जा सकते, हम एसी रूम से दूर नहीं जा सकते। तो भी हम क्या करें ताकि हम तो भी हेल्दी रह सके और डायबिटीज फ्री रह सके। बट जो भी लोग सुन रहे हैं, पहले तो डायबिटीज लोगों को, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंसेस में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मैंने कंसल्ट किया लाइफस्टाइल के लिए, ज़्यादातर लोगों को लेट पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ है। तो उसमें ब्लड रिपोर्ट्स टेस्टिंग करवाना कितना इम्पोर्टेंट है, क्या रोल है? बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अपने यहाँ, मतलब जब कोई किसी को आप रिपोर्ट्स के लिए बोलते हो, तो सबसे पहले वो उसको नेगेटिवली लेता है करेक्ट। कि, और अगर आप उसकी जांच करवा लो, उसमें सब अच्छा आया, तो बोले कि इतने पैसे के मेरे इतने रिपोर्ट्स हो गए और सब नॉर्मल आया। हम उसको समझाते हैं कि अच्छा है वो नॉर्मल आया, वो एबनॉर्मल आता तो दिक्कत थी। उनको लगता मतलब है ये, पैसे वेस्ट हाँ, गए। हाँ, ये माइंडसेट को बदलना बहुत ज़रूरी है सबसे राइट। पहले। और ब्लड रिपोर्ट्स का आफ्टर सर्टेन एज, मतलब अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, फादर, मदर, अंकल, ब्रदर, कोई भी, तो आपको अर्ली एज में जस्ट एज अ प्रिवेंटिव मेजर के, ना हो तो बहुत अच्छा, पर हो तो हम्म। आप उसके लिए कुछ एक्ट कर सके, उसके हम्म। लिए कराना ज़रूरी है। आफ्टर से एज ऑफ 35 और 40, 35 या 40 साल के बाद आपके साल के एक बार, मतलब जिस तरह से आप हर चीज़ कर सकते हो, आप वेकेशन ले सकते हो, हम्म। आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हो, तो एक हेल्थ के लिए भी उसमें से एक थोड़ा पोर्शन या थोड़ा टाइम और थोड़ा हम्म। डेडिकेटेडली उसको दीजिए, ताकि अपने ही लिए, आपके लिए वो अच्छा होगा। और एब्सोल्युटली। बहुत ज़रूरी है ये जी। चीज़ें करवानी। और जितना अर्ली डिटेक्ट होगा, जितना अर्ली आप उसके ऊपर एक्ट करोगे, उतना आप उसके आगे के प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लिकेशंस को बहुत अच्छे से रोक पाओगे और अच्छी हेल्दी लाइफ जी पाओगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर, आपने सही बताया, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में ही डॉक्टर सीरीज में ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आए थे, आई स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया था जो सेम यहाँ पे अप्लाई कर हुँ, सकते हैं, विच इज़ कि आपकी बर्थडे हर साल आप सेलिब्रेट करते हो, तो हुँ, बर्थडे के अगले दिन, उसके पहले के परफेक्ट। दिन आप डिसाइड कर लो कि उस दिन सारे चेकअप करने हैं। वो आई चेकअप हो सकता है, या डायबिटीज़ के टेस्ट हो सकते हैं, या ओवरऑल ब्लड रिपोर्ट टेस्ट हो सकता है। आई थिंक दैट कुड बी अ वंडरफुल आइडिया। तो जैसे मैं मेरी बात करूँ तो हर 6 महीने हमारे पूरे घर में रिचुअल है कि हर 6 महीने हम चारों लोग साथ में रिपोर्ट निकलवाते हैं। टू बी स्पेसिफिक, परसों ही हमारा ब्लड रिपोर्ट होने वाला है। तो वी मेक श्योर कि हर 6 महीने में पता हो, क्योंकि आई थिंक प्री डायबिटीज़ एक यस, अवेयरनेस स्टेज है कि अवेयर हो जाइए ताकि आप डायबिटीज़ में डायबिटीज़ ना में आए। कहना, तो अगर आप थोड़ी-सी परफेक्ट। लाइट दे सके इस पे कि प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ दोनों में क्या फ़र्क है, और एचबीएवन सी जो एक मार्कर होता है, श्योर। कितना शुगर है आपके हीमोग्लोबिन में,
वो एग्जैक्टली क्या है, कैसे लोग रीड कर सके? सबसे पहले बहुत एक छोटी सी और बहुत सिंपल डेफिनेशन से शुरू करूँगा, शायद हम्म। बहुतों को पता नहीं होगा, हम्म। क्योंकि काफ़ी हद तक मेडिकल साइंस ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से आया है। हम्म। तो डायबिटीज मलाइटस हम वर्ड डीएम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, डायबिटीज मलाइटस यूज करते हैं। राइट। डेफिनेशन क्या है वो, व्हाट इज डायबिटीज मींस एक्सेसिव यूरिनेशन, और ओ। मलाइटस मींस स्वीट। ओ। ये जो वर्ड डिराइव हुआ है डायबिटीज मलाइटस, दो तरह के डायबिटीज है, एक डायबिटीज इंसिपिडस, एक डायबिटीज मलाइटस। जो हम्म। डायबिटीज मलाइटस वर्ड है वो इससे डिराइव हुआ है। ओके। डायबिटीज मीन्स एक्सेसिव यूरिनेशन, मलाइटस मीन्स स्वीट, तो एक्सेसिव स्वीट यूरिनेशन, हम्म। ये वर्ड से इसकी ये डेफिनेशन डिराइव की गई और है। पहला जो बताया वो उसका मतलब क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस, उसमें इंसिपिड मतलब टेस्टलेस, अच्छा। दैट इज नॉट स्वीट, एक्सेसिव यूरिनेशन बट हम्म। नॉट स्वीट यूरिनेशन। अच्छा। हाँ, उससे वो बहुत रेयर चीज है, हम्म। बहुत कम को होता है। हम्म। पर डायबिटीज मलाइटस इज कॉमन, जो हम करेक्ट। डीएम यूज करते हैं। सो स्वीट यूरिन, ऐसा हम शॉर्ट स्वीट, में कुछ ऐसा बोल हाँ जी, सकते हैं? एक्सेसिव यूरिनेशन, और एक्सेसिव मलाइटस यूरिनेशन। मीन स्वीट, तो स्वीट। एक्सेसिव स्वीट यूरिनेशन। ये जब हम्म। उसकी डेफिनेशन डिराइव की गई, जो वर्ड आया जहां से उसकी उत्पत्ति हुई, उसका मैंने हम्म। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और नहीं, दिस पता इज चले वेरी कि इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं पता हाँ, था। कि ये क्या चीज है। हाँ। उसमें अगर आप चाहे तो उसमें भी दो पार्ट है, वन इज टाइप 1 डायबिटीज राइट। एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम यूजुअली बच्चों में होने वाला या जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं, हम्म। और टाइप 2 डायबिटीज जिसको हम एडल्ट डायबिटीज बोलते हैं या कुछ साल के बाद होने वाला डायबिटीज बोलते हैं। हम्म। ये दोनों में भी काफ़ी अंतर है, उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी काफ़ी डिफरेंट है, उसके कॉजेटिव फैक्टर्स मतलब उसकी हम्म। इटियोलॉजी भी बहुत अलग है, किस हम्म। वजह से होता है, किस मैकेनिज्म से होता है, उस पर भी मैं थोड़ा फोकस दूंगा। पर आपने जो उससे पहले कहा कि एक प्री डायबिटीज हम्म। और डायबिटीज, वो दोनों डिफरेंसेस क्या है। हम्म। तो एक डब्ल्यू की जो ब्रॉड डेफिनेशन है हम्म। कि डायबिटीज आपको कंफर्म डायबिटिक हो, ये आपको कंफर्म करना है तो आपकी ब्लड शुगर लेवल से वो कंफर्म होगा। राइट। ब्लड शुगर में फास्टिंग ब्लड शुगर मतलब हम्म। एटलीस्ट आपने 8 से 10 घंटे कुछ नहीं लिया है। हम्म। मान लीजिए आपने आपका डिनर 8-9 बजे के आसपास खत्म हम्म। किया, उसके बाद आपने पानी के अलावा कुछ नहीं लिया है, तो हम्म। आप सुबह 6-7-8 बजे के आसपास अगर आपका शुगर का रिपोर्ट कराते हो तो उसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहा जाता है। और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर मतलब हम्म। खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर, जिसको हम पीपीबीएस कहते हैं, उसमें हम्म। इधर लंच हो सकता है या डिनर हो सकता है, पोस्ट राइट। लंच या पोस्ट डिनर। हम्म। यूजुअली आपका जो मेजर मील है उसके 2 घंटे बाद का शुगर। राइट। डेफिनेशन है कि फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आपका 110 से नीचे है, लेस देन 110, देन इट इज कंसिडर्ड टू यू आर नॉन डायबिटिक। हम्म। हम्म। अगर ये शुगर आपका 110 से 126 के बीच में है, हम्म। मींस 111 से 125 के आसपास कहीं है, हम्म। तो आप प्री डायबिटिक हो। ओके। और अगर ये शुगर आपका 126 से ऊपर है, हम्म। देन यू आर डायबिटिक। ये हम्म। डब्ल्यू की यूनिवर्सल डेफिनेशन है, यूनिवर्सल करेक्ट। गाइडलाइंस है। राइट। सेम वे पीपीबीएस, खाने के 2 घंटे बाद का जो शुगर है, अगर ये शुगर आपका 140 से नीचे है तो यू आर कंसिडर्ड टू बी नॉन डायबिटिक। हम्म। अगर ये शुगर आपका वन बिटवीन 140 टू 200 मतलब हम्म। 141 से 199 के आसपास कहीं है, तो आप प्री डायबिटिक हो। और अगर ये शुगर आपका 200 से ऊपर है तो हम्म। आप कंफर्म डायबिटिक हो। हम्म। अभी आपने जो इंपॉर्टेंट वर्ड स्ट्रेस किया प्री डायबिटिक्स, तो अभी काफ़ी यंगस्टर्स और काफ़ी जो मिडल एज है, से हम्म। 25 टू 45 के आसपास, जो वर्किंग, जो हम्म। पहले भी मैंने कहा कि जिस पे स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है या उसकी हम्म। लाइफस्टाइल थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, वो काफ़ी चंक, काफ़ी मास ये प्री डायबिटिक की रेंज में आ ओके। चुका है या आ रहा है। हम्म। उसका एक ही चीज़ है, अगर आप प्री डायबिटिक हो तो आपको पता कैसे चलेगा, तो आपने जैसे कहा कि एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, हम्म। मिडल एज के लिए हम चलो बहुत ज़्यादा भी फ्रिक्वेंटली उसको ना करें, पर एटलीस्ट वंस इन अ ईयर वो अपना, और जो कुछ भी चीज़ करता है उसके हम्म। साथ हेल्थ को थोड़ा टाइम देके एक हेल्थ पूरा रिपोर्ट पैकेज निकाले। रिपोर्ट्स कराए, राइट। तो उसको ये चीज़ पता चलेगी। हम्म। और जो आप एक और वर्ड कहा कि रिवर्सल, हम्म। अगर आप प्री डायबिटिक हो और अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल अडेप्ट करते हो, हम्म। उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाते हो, तो आप डेफिनेटली प्री डायबिटिक में से नॉन डायबिटिक में कन्वर्ट हो सकते हो। पर ओके। अगर प्री डायबिटिक रेंज में आप लंबे समय तक रहे, आपने अपनी डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंज हम्म। नहीं की, तो हम्म। आप डेफिनेटली उसमें से
डायबिटिक में चले जाओगे और धीरे 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 ये चीज वर्जन होती जाएगी। राइट, फिर एक लेवल, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ही है, हाँ, ऐसा हम फिर कह एक लेवल सकते हैं। ऐसा आएगा कि आप मल्टीपल मेडिसिन पे या मेडिसिन डिपेंडेंट ही हो जाओगे, और कई बार तो लेट पता चलता है, तब तक बॉडी में डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू हो चुके होते हैं। कई पेशेंट वेरी ऐसे ट्रू। भी होते हैं उसको फर्स्ट टाइम पता ही तब चलता है कि वो कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ आए, हाँ। और कॉम्प्लिकेशन इतने इजीली इतने नजदीक के समय में नहीं होते। उसमें भी ये हम्म। हम एक वर्ड यूज करते हैं, हनीमून फेज, कि अच्छा। आपको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, जैसे शादी होती है पहले 5 साल 10 साल बहुत अच्छा रहता है, हाँ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, प्यार अच्छा रहता है। थोड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो यूजुअली 10 साल 15 साल बाद शुरू होते हैं। राइट। उसमें एक आप डायग्नोस, जो अर्ली डायग्नोस हुआ, जो जिस दिन से हम्म। आपको डायबिटीज है, उसके पहले 10-15 साल आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। जो हम्म। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे आंख पे है, किडनी पे, हार्ट पे, पैर पे, वो सब चीजों को होने के लिए अनकंट्रोल डायबिटीज 10-15 साल रहना चाहिए। तो हम्म। जितना आपने उसको अर्ली डिटेक्ट किया, जितना आपने उसके ऊपर अर्ली प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना शुरू किए, तो हम्म। आप डेफिनेटली अपने कॉम्प्लिकेशंस को भी टाल सकते हो और एक हेल्दी लाइफ लंबे समय तक जी सकते हो। और अर्ली स्टेज में हो तो आप उसको रिवर्स करके नॉन डायबिटिक या नॉर्मल लाइफ में भी वापस आ सकते हो। वेरी ट्रू। आपने जो रेंजेस बताए कि 110 से कम है तो वो नॉन डायबिटिक के कैटेगरी में आता है, फास्टिंग ब्लड शुगर। यस। तो मैंने थोड़ा बहुत जो भी फंक्शनल न्यूट्रिशन होता है या फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो थोड़ा एडवांस न्यूट्रिशन और मेडिसिन की पढ़ाई भी करते हैं, और मैंने थोड़ा बहुत जो भी रिसर्च किया उसमें तो वो इतने हद तक कहते हैं कि इवन 109 है तो वो रेंज में तो है कि आप नॉन डायबिटिक है, बट तो भी आपको खुश नहीं होना है। एक्चुअली आपका टारगेट तो ये होना चाहिए कि 100 से नीचे हो, और बेटर है 95 से नीचे हो, तो जाके आपको फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हाँ। होंगे। सो एक होता है नॉर्मल रेंज, एक होता है ऑप्टिमल रेंज। बट आपने बताया कि जिनको प्री डायबिटीज़ है वो नॉन डायबिटिक में जा सकते हैं, बट जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुका है क्या वो नॉन डायबिटिक बन सकते हैं, रिवर्स हो सकता है? हाँ, अगर वो कुछ अच्छी नियर बाय रेंज में है, हम्म। और उनकी सबसे पहले कोई भी मैनेजमेंट की आप बात करें कि एक डायबिटीज एक सेंटर में आप रखे, तो उसको अगर कंट्रोल करना है, उसमें से बाहर आना है, तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। हम्म। तो 3-4 मेन चीज़ जो मेन फोकस करता हूँ, फर्स्ट इज डाइट, करेक्ट। सेकंड इज फिजिकल एक्टिविटी, हम्म। थर्ड इज स्ट्रेस करेक्ट। रिडक्शन। आप किसी भी मोड से, मेडिटेशन हो, म्यूजिक हम्म। थेरापी हो, हम्म। कुछ भी आप करके, वो सब चीज़ें। और फोर्थ इज मेडिसिन्स, मतलब हम्म। आइदर इंसुलिन और ओएचए हम्म। ड्रग्स। राइट। तो जो आपने कहा कि रिवर्सल, तो रिवर्सल के लिए पहली लास्ट ऑप्शन इज, जो फोर्थ हुँ, वन है वो लास्ट में अप्लाई होता है। अगर राइट। पहली 3 चीजों आपकी खराब है, और अगर आप उस पर अच्छा काम कर सकते हो, उसमें अच्छा आप फोकस कर सकते हो, तो हुँ, डेफिनेटली आप उसको रिवर्स रिवर्स कर कर सकते सकते हो। हैं। ओके। सबसे पहले, मतलब ये 3 चीजों पे ही फोकस राइट। करना है। आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो हुँ, उसको आप जितना हो सके उतना अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। स्लीप के आवर्स आपके अच्छे होने चाहिए, हुँ, आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। राइट। फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप अपना जो भी रूटीन काम करते हो, हुँ, उसके उपरांत डेडिकेटेडली हेल्थ के लिए अगर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, हुँ, उसमें कुछ भी हो सकता है, जिसको जो कन्वीनियंट हो। राइट। जिसको ब्रिस्क वॉकिंग या सिंपल वॉकिंग अच्छा लग रहा है, वो कर सकता है। किसी को स्विमिंग है तो वो स्विमिंग कर सकता है। राइट। किसी को कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो वो हुँ, स्पोर्ट्स कर सकता है। किसी को डांस का शौक है तो वो डांस वो कर, कर सकता है, मतलब ठीक ऐसा है। नहीं है कि सिर्फ ये एक ही चीज करनी है, बहुत हुँ, से ऑप्शंस है फिजिकल फिट जिम रहने में के लिए। जाना ही हाँ। पड़ेगा ऐसा ज़रूरी हाँ। नहीं है। सो उसको थोड़ा हम ब्रेक डाउन करते हैं। पहले तो सभी खुश हो जाइए क्योंकि रिवर्स हो सकता है, डॉक्टर खुद बता रहे हैं। सो सबसे पहली चीज़ डाइट पे अगर हम बात करें, तो बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स हम लोगों को देते हैं कि क्या पहले तो अवॉइड करें वो। जैसे लोगों को लगता है क्योंकि शुगर से ही डायबिटीज़ होता है, कि अगर मैं शुगर बहुत ज़्यादा खाता हूँ तो भी डायबिटीज़ होता है, बट फिर कभी-कभी लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं ये सोच के कि मेरे अंकल को हुआ था, उन्होंने ज़िंदगी में कभी शुगर नहीं खाई, तो भी उनको डायबिटीज़ हुआ। तो क्या लेना-देना है शुगर और डायबिटीज़ का? मतलब एक ऐसी कहावत है, ऐसा एक वर्ड है कि आपको आप शुगर खाते हो तो आपको डायबिटीज होगा, ये सही बात नहीं है। हुँ, डेफिनेटली आपको डायबिटीज है तो आप रॉ फॉर्म में शुगर कम खाइए, ये सही बात है। करेक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि कोई इंसान शुगर खाता है तो उसको डायबिटीज हो जाएगा, हुँ, और कोई नहीं खाता है तो उसको डायबिटीज नहीं होगा, ये लिंक नहीं है, मतलब ये प्रॉपर राइट, बात नहीं है। करेक्ट। और मतलब एक कॉमन ये चीज है कि हुँ, कॉमन मिथ है कि भाई मैं इतना शुगर नहीं खाता हूँ फिर भी मुझे डायबिटीज है। हुँ, तो मैं एक ब्रॉडली अवेयरनेस के लिए कहना चाहता हूँ कि डायबिटीज इज अ डिसीज ऑफ कैलोरीज, नॉट ओनली हुँ, शुगर।
हम्म ये एक कॉमन लेमन लैंग्वेज में आपको जो भी आपके लिसनर्स है उसको समझाना, पेशेंट्स को समझाना चाहता हूँ कि बॉडी एक ही भाषा समझता है, वो शुगर की। हम्म आप और डायबिटीज डिसीज है कैलोरीज का, वो शुगर हम्म का नहीं है। हम्म लोगों में ऐसे भी मिथ होते हैं या मिसबिलीफ होती है कि फरसान तो मैं ले सकता हूँ, हम्म उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ मीठा है। हम्म पर आप अगर देखने जाए तो आपने बहुत एक ज्यादा बहुत डीप कैलोरी ले फ्राइड ली। किया हुआ एक फरसान खाया, तो वो कैलोरीज वैल्यू उसकी बहुत खराब और बहुत ज़्यादा होती है। हम्म और बॉडी हमारा इस तरह का कि ग्लूकोज है जो हमारा मेन फ्यूल है बॉडी के हर एक सेल्स को, हर एक टिश्यूज को काम करने के लिए। हम्म तो वो एक ही भाषा समझता है ग्लूकोज की। आप जो कुछ भी लोगे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बार ग्लूकोज के फॉर्म में आएगा, फिर वहाँ वो एक्सेस होगा तो वो फैट में या और चीज़ों में बॉडी करेक्ट। में जमा होगा। तो हम्म कैलोरी पे कंसंट्रेट करें, नहीं कि ओनली राइट शुगर पे। राइट। और मेनली आई थिंक एम्प्टी कैलोरी वो देखे, एम्प्टी यानी उसके अंदर न्यूट्रिशन बिल्कुल ना हो और वो हाँ कैलोरी ले रहे हैं, जैसे आपने बताया नमकीन कोई खा रहे हैं। हाँ, आप अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हो, हाँ। बहुत खराब चीज़ है। 6-7 टाइम्स मोर शुगर जाती है और बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, और मतलब राइट। H2O प्लस CO2 मिला के हम्म आप H2CO3 ले रहे हो, कार्बोनिक एसिड ले रहे हो और एक्सेस शुगर ले रहे हो। जी। कहीं पे भी आज का आपका कोई इससे फ़ायदा नहीं मिलेगा, पर फिर भी आप ले रहे हो। एक्सेस अगर आप फरसान खा रहे हो या हम्म पैकेट्स फूड खा रहे हो, हेल्थ के लिए बहुत खराब चीज़ें हैं। हम्म कैलोरी वैल्यू बहुत हाई होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है। सो एक तो नमकीन, फिर सॉफ्ट ड्रिंक आपने बताया कि जिसमें एम्प्टी कैलोरीज होती है, उसके हाँ। अलावा कुछ अवॉइड करना चाहिए जिनको रॉ फॉर्म डायबिटीज में है। शुगर आप अवॉइड करें। मतलब ओके। अगर आप कुछ भी ले रहे हो, जैसे आपको चाय पीने की एक लोगों की हम्म आदत है कि भाई मैं मीठी चाय के अलावा कुछ नहीं ले सकता, हम्म तो हैबिट को चेंज करने के लिए 15 से 20 दिन लगते हैं। राइट। मैं अपनी खुद की बात करूं, मैंने 2008 से जब प्रैक्टिस शुरू की, हम्म तब से चाय एक रिफ्रेशिंग हम्म ड्रिंक्स के तौर पे चाय पीना ज़्यादा शुरू हुआ। हम्म तब मैं भी शुगर वाली चाय पीता था। हम्म पर फिर काउंट किया कि अगर दिन की हम 5-6 कप चाय ले रहे हैं, तो एवरेज एक कप में 1 चम्मच शुगर ऐड करें तो 6 चम्मच शुगर हो बॉडी में जाती है। विदाउट रीज़न जा रही है। हम्म तो तब से बिना शक्कर वाली चाय लेना शुरू किया। पहले सप्ताह 10 दिन डिफ़िकल्ट लगता है। उसको और अभी चेंज। आपने चाय भी नहीं ली, यहाँ पे आपने नींबू हाँ, शरबत लिया। और अभी अगर आप मतलब 10-15 दिन के बाद ऐसी परिस्थिति होती है कि अगर हाँ। 15 दिन बाद आपकी चाय में कोई थोड़ी-सी भी शुगर डालेगा तो आपको पसंद नहीं आएगा कि भई ये टेस्ट मुझे हम्म नहीं पसंद आया। हम्म मतलब एक माइंडसेट चेंज करने के लिए 15 दिन देने पड़ते हैं। कोई भी चीज़ आप नई शुरू करते हो, उसको एक सेट होने के लिए 15 डेज़। तो जो ऐसा सोच रहे कि मैं शक्कर के अलावा बिना शक्कर की रह नहीं चाय नहीं सकता। ले सकता, वो उसको चेंज करने के लिए 15 दिन का टाइम दे। हम्म 16th डे ऑनवर्ड्स वही उसको आप शुगर वाली चाय दोगे और बिना शुगर की दोगे, तो वो बिना शुगर की ज़्यादा प्रेफ़र करने लगेगा। बिल्कुल। तो जो रॉ फॉर्म में एक्सेस हम्म शुगर है, हम्म एक्सेस व्हाइट इज़ पॉइज़न। वो बिल्कुल। चाहे सॉल्ट हो, हम्म चाहे शुगर हो, कोई भी एक्सेस व्हाइट एनी हम्म मिल्क प्रोडक्ट्स हो, राइट। एक्सेस में नहीं लेनी चाहिए। मतलब हम्म हमारी जो हैबिट है कि अगर हम सलाद भी लेते हैं तो उसपे एक्सेस सॉल्ट डालते हैं। हम्म चाय लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो एक्सेस शुगर उसमें डालते हैं। जी। नींबू पानी भी अगर आप ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि उसमें शुगर डालना ज़रूरी है। आप उसको एक एज ए जस्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पे नींबू ले और सकते पानी हैं ये भी जी। ले सकते हो। विटामिन सी मिलेगा और आपको पानी की जगह थोड़ा राइट। अच्छा मतलब जो एक्सेस शुगर जहाँ पे भी आ रही है वो हम्म आप अवॉइड कीजिए। राइट। आइसक्रीम्स है, स्वीट्स है, हम्म ओकेजनली आप डेफिनेटली, कोई चीज़ की मना नहीं है। मतलब आप ये नहीं ही ले सकते, ये ज़ीरो ही कर देना है, वो हम्म नहीं करना है। बट जस्ट उसको, मॉडरेशन में ले हाँ, लें। उसको एक मर्यादा में लेना है। और लेट्स से कोई क्लाइंट है उनको, या कोई पेशेंट है, उन्होंने वाइट चीज़ें यानी कि हुँ, सॉल्ट छोड़ा, शुगर छोड़ा, मॉडरेशन में बेसिकली हुँ, वो लोग ले रहे हैं, फिर हुँ, वाइट में एक और राइस आता है। लोगों हाँ, को डर है कि राइस तो नहीं खा सकता है, डायबिटिक पेशेंट है, तो उसके बारे में क्या करें लोग? हाँ। एक ऐसी है कि भी व्हाइट आइटम में जिस तरह आपने कहा कि राइस हम्म भी ले लेते हैं, वो जो धान्य होते हैं, हम्म बॉडी में 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, एक आइडियल डाइट जो हम बोलते हैं, हम्म इट शुड बी अ, उसमें 50 टू 55% जितने कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। हम्म रिमेनिंग जो अमाउंट रही वो इक्वली फैट होनी चाहिए, इक्वल प्रोटीन, मतलब राइट। 20% जितना फैट, 20% जितना प्रोटीन, ये हमारा आइडियल हम्म डाइट होना चाहिए। हम्म फैट में भी सैचुरेटेड फैट होती है, अनसैचुरेटेड फैट होती है। अनसैचुरेटेड फैट का पोर्शन ज़्यादा हम्म होना चाहिए। फिर पेशेंट जो भी इंडिविजुअल है, पेशेंट या हम्म पर्सन, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी फिजिकल एक्टिविटी,
उसके और उसकी एज उस बेसिस पे, या उसके किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, और जो कुछ भी कोमॉर्बिड कंडीशंस है उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हो सकते हैं। पर ये ब्रॉड आपका जो डाइट है उसमें इतना इस तरह से 50 to 55% कार्बोहाइड्रेट, 20-25% के अराउंड फैट और 20-25% के अराउंड प्रोटीन्स, राइट। इस तरह से उसमें जाना चाहिए। ओके। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेनली हमको सीरियल्स धान्य में से मिलते हैं, जिसमें हम गेहूं है, राइट। राइस है, बाजरा है, ज्वार है, मकाई, कॉर्न है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो आप जिससे कहा वो कितना फास्ट बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा और कितना फास्ट आपका शुगर बढ़ाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। जी। तो आप मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट का धान्य ही है जिसमें ये सब चीजें आई। उसमें राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा है, मतलब वो अगर आप कंज्यूम करते हो तो उससे आपकी जो शुगर बढ़ेगी वो बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत फास्ट शूट होगा। जी। मे बी कैलोरी वाइज जो उसका प्रोपोर्शन है वो रफली 80-90% सेम ही रहेगा सब में, पर जो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को वो कम करने का या अवॉइड करने के लिए कहते हैं। पर आप डेफिनेटली ले सकते हो, पर सिर्फ धान्य में आप सिर्फ राइस के ऊपर डिपेंडेंट रहो, ये गलत है। राइट। उसके साथ साथ में भी थोड़ा प्रोटीन और फाइबर भी ले ले, हाँ, तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो को है वो थोड़ा लो हो बैलेंस कर जाएगा। देगा। तो जी। राइस आप ले सकते हो, पर एक्सेस राइस लेना एडवाइजेबल नहीं है। ओके। और अगर आप सीरियल्स धान्य ले रहे हो तो जिस तरह से मैंने कहा कि एक सीक्वेंस है, राइस ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बेसिस पे सबसे ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो सबसे खराब, उसके बाद गेहूं आता है, उसके बाद मकाई आता है, उसके बाद बाजरा आता है, उसके बाद ज्वार आता है। जो पहले अभी मिलेट्स जो हाँ, मिलेट्स के लिए लिया, जो हाँ एक हाँ। मुहिम शुरू हुई है, राइट। राइट। बहुत अच्छी चीज है कि एटलीस्ट हमारे आप 50-60 साल पहले की बात करो जब इतना कॉमनली राइस और गेहूं का प्रोडक्शन नहीं था जी। इंडिया में, तब मिलेट्स पे बहुत जोर दिया जाता था। बिल्कुल। अभी जब जो कि चीजें बंद होगी तो अगर वो भी आप डाइट में इंक्लूड कर सको, बाजरा है, ज्वार है, तो आप अपनी गेहूं और राइस की रिक्वायरमेंट को भी कम कर सकते हो। ऐसा ही नहीं है कि आपको हर रोज वही लेना है, पर आप वेरिएशंस ला सकते हो। एक दिन आपने बाजरा या ज्वार का लिया, एक आध दिन आपने गेहूं की प्रोडक्ट खाई, एक आध दिन आपने राइस प्रोडक्ट खाई, राइट। कि एक मील में आपको एक साथ एक ही धान्य की जरूरत है। जो हमारी एक ट्रेडिशन है कि भी हम दाल भात रोटी सब्जी साथ में हम फरसान ऐड करते हैं, मिठाई ऐड करते हैं, वो गलत है। जी। जी। एक धान्य आपको मिल गया, अगर आपने गेहूं खाया तो ट्राई कीजिए कि अगर आपने गेहूं लिया है तो आप और कोई धान्य ना ले, जैसे तो राइस ना ले। राइस ना ले और कुछ ना ले। अगर आपको राइस की प्रोडक्ट आज लेनी है, जैसे खिचड़ी खानी है या पुलाव खाना है या राइस लेना है, तो वो सेम मील में आप गेहूं की चीज को अवॉइड करें। जी। एक बैलेंस डाइट के लिए अगर गेहूं, राइस, बाजरा, ज्वार में से कुछ भी एक चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल या ग्रीन वेजिटेबल, प्रोटीन के तौर पे, प्रोटीन के सोर्स पे आप दाल या जी। कठोल कुछ भी ले सकते हो, और सलाद। तो जी। एक सो ये बैलेंस बैलेंस डाइट क्रिएट हो लोगे जाएगा। तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओके, परफेक्ट, साउंड्स गुड। सो अभी जितने लोगों को डायबिटीज है, एक नया टर्म आ चुका है डायबिसिटी, तो वो जो Correct. डायबिटीज प्लस ओबेसिटी है, क्या कनेक्शन है मोटापे का डायबिटीज के साथ? कि डायबिटीज के जो पहले भी मैंने कहा कि टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज मींस जो हम जुवेनाइल डायबिटीज या बच्चों को होने वाला डायबिटीज, या ब्रॉड टर्म्स में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। राइट। इसकी मैकेनिज्म है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम कई बार आपके बॉडी के खुद कुछ प्रोटीन्स की दुश्मन बन जाती है, और उस तरह से ये आपके पेनक्रियास के बीटा सेल्स जो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं उसको नष्ट कर देती है, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो आपके बॉडी में बीटा सेल्स खराब हो गए, कम हो गए या ऑलमोस्ट जीरो हो गए, तो बॉडी का इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। ये टाइप 1 डायबिटीज की मेन मुख्य कारण है, मेन इटियोलॉजी है मेजोरिटी केस में। ये जो बच्चे होते हैं यूजुअली 20 साल की छोटी उम्र में ये कहीं ना कहीं डिटेक्ट हो जाता है। उसकी एक ही ट्रीटमेंट है, इंसुलिन। अगर बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इंसुलिन जीरो ही है, तो इंसुलिन एक ही उसका सॉल्यूशन है, और कुछ ये पेशेंट में या ये बच्चों में काम नहीं आएगा। राइट। डेफिनेटली ओवरऑल पॉपुलेशन मान लीजिए कि मैंने कहा कि इंडिया में 7.5 करोड़ डायबिटिक है, तो उसमें से समवेयर बिटवीन 5 to 10% टाइप 1 है, रिमेनिंग 90 to 95% आर टाइप 2। तो
आप उसमें देखने जाओ तो 50 लाख 60 लाख के आसपास कहीं टाइप 1 डायबिटिक रहेंगे, बाकी के जितने 6.5 करोड़ के आसपास है वो टाइप 2 डायबिटिक रहेंगे। ओके, उसमें क्या रीजन हो सकते हैं? लोगों को टाइप 1 भी आज बहुत बढ़ चुका है, तो हाँ, क्या वजह है उसकी? मेनली जेनेटिक फैक्टर्स हाँ, हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, और हम्म, कुछ इडियोपैथिक, मतलब अभी भी साइंस उसको एक्सप्लोर कर रहे एक्सप्लोर हैं। कर रहा है। हम्म, वो ऐसी, मतलब एक कोई फिक्स नहीं है कि इसको होगा इसको नहीं होगा, ये हम्म, ऐसी चीज है। वो हम्म, भी बढ़ रहा है, पर उसका ओके, एक ही ट्रीटमेंट सॉल्यूशन है, एक ही चीज है कि इंसुलिन इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर इट। कोई हम्म, और और चीजें उसमें नहीं है। और बहुत दुख की बात है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों में होता है, जिसने अभी एग्जैक्टली। शुगर क्या है, चॉकलेट क्या है, उस वो समझा भी नहीं है, उससे पहले उसको उसके ऊपर वो सब चीजों की पाबंदी आ जाती है। वेरी दूसरा ट्रू। जो एक ब्रॉड जो टाइप 2 जो हमने कहा कि 90-95%, और जिस पे आपने डायबिसिटी वर्ड हम्म, एम्फेसाइज किया, फोकस हम्म, किया, तो टाइप 2 डायबिटिक है। डायबिटीज का मतलब एक जो डेफिनेशन मैंने कही वो डिराइव्ड की हुई डेफिनेशन, हम्म, और अभी एक मेडिकल डेफिनेशन ये है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन दैट लीड्स टू डायबिटीज। राइट। डायबिटीज इज अ सिम्टम, इसमें आइदर कंप्लीट डेफिशिएंसी है जो मैंने आप कहा टाइप 2 में है, टाइप 1 में है, वन में है। सॉरी, और एक रिलेटिव डेफिशिएंसी। तो रिलेटिव डेफिशिएंसी ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओके। जो टाइप 2 डायबिटिक हम कहते हैं, जिसको हम एडल्ट डायबिटिक या यूजुअली 25 साल की उम्र के बाद जो देखा जाता है, उसमें दो क्लास है, एक ओबेस होते हैं और एक सिंगल बॉडी लीन एंड थीन होते हैं। तो उसमें भी दो मेन मैकेनिज्म काम करती है। एक मैकेनिज्म जो मैंने कहा कि टाइप 1 में बिल्कुल प्रोडक्शन बीटा सेल्स बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो गए, इंसुलिन बनना बिल्कुल कम हो गया, जबकि ये टाइप 2 डायबिटिक में इंसुलिन बन तो रहा है पर कम बन रहा है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जितना बनना चाहिए, जितना वो उतना नहीं बन रहा है। ये टाइप 2 में एक आता है। पर राइट। टाइप 2 जो हमने कहा उसमें से भी ऑलमोस्ट सिर्फ 1/4 को ही ये है। ओके। रिमेनिंग जो 3/4 है, उसमें इंसुलिन जो बन रहा है हो सकता है उसकी नॉर्मल रेंज से ज्यादा बन रहा है। वो क्यों ज्यादा बन रहा है? ड्यू टू दिस ओबेसिटी, जिसको हम ओबेस डायबिटिक या डायबिसिटी वर्ड बोलते हैं। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है कि वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, जिसको इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर मैकेनिज्म बोलते हैं। राइट। वो अपना एक टारगेट जहां उसको बाइंड होना है वहां बाइंड होगा, उसके जरिए वो ग्लूकोज चैनल्स को खोलता है। राइट, ग्लूकोज सेल्स में। चैनल्स, हाँ, ऐसी चीजें हैं जो जो ग्लूकोज सर्कुलेटिंग ब्लड में सर्कुलेटिंग है, वो वहां से आपके सेल्स में अंदर जाएगा। जी। ये ग्लूकोज चैनल तभी खुलेगी जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ अच्छे से प्रॉपरली बाइंड बाइंड होगा, होता है, राइट। जिसको हार्मोन और रिसेप्टर मैकेनिज्म, इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर मैकेनिज्म बोलते हैं। ओबेसिटी जब बढ़ती है, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी, जो एब्डोमेन और अपर थाई, उसमें जो ओबेसिटी बढ़ती है, तो उसमें ये इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर मैकेनिज्म हैम्पर होती है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस वर्ड बोलते हैं। जितना इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगा, वो बाइंड नहीं कर पाएगा तो वो ग्लूकोज चैनल को खोल नहीं पाएगा। ग्लूकोज चैनल खुलेगी नहीं तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में से वो सेल्स तक पहुंच नहीं पाएगा। और ग्लूकोज हमारे, जैसे हम इंजन व्हीकल में पेट्रोल डीजल डालते हैं, उसी तरह से ग्लूकोज सेल्स के लिए मेन फ्यूल है। राइट। उसको अगर वो फ्यूल मिलेगा नहीं तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो वो और इंसुलिन डिमांड करेगा। जो मैंने कहा कि जो टाइप 2 है उसके भी आप 50% प्लस में, 50-60% में आप इंसुलिन का लेवल ज़्यादा देखोगे जब जी, भी जी। आप ब्लड रिपोर्ट्स कराओगे या उसका सी पेप्टाइड राइट, कराओगे। राइट। उसका रीज़न ये है कि बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिला तो वही ये सोचेगा कि इंसुलिन कम है इसलिए मुझे नहीं मिलता, तो तो वो एक ज़्यादा ज़्यादा, सीक्रेट हाँ, करेगा। तो ज़्यादा सीक्रेट करेगा। अब इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, इंसुलिन पे थोड़ा फोकस करते हैं, पेनक्रियास के बीटा सेल से वो सीक्रेट सीक्रेट होता होता है। है। वो एम्फीबॉलिक हार्मोन है, मतलब वो कुछ बनाता भी है कुछ तोड़ता भी है। ओके। एम्फीबॉलिक मतलब एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, राइट। एनाबॉलिज्म बिल्डिंग अप। जनरल पब्लिक के लिए मैं समझाना चाहता हूँ लेमन भाषा में, कि बिल्ड करता है, और कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना ब्रेक या डाउन तोड़ता करता है, है। ब्रेक डाउन करता है। जी। तो इंसुलिन इज एम्फीबॉलिक हार्मोन। वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के लिए कैटाबॉलिक है, वो उसको तोड़ने का काम करेगा, पर बाकी जितनी भी चीजें है वो उसको बनाने का काम करेगा, जिसमें ग्लाइकोजन है जो हमारे एक रिजर्व फ्यूल है। जैसे हम राइट।
वॉर टाइम में या कोई भी टाइम में एक एक्स्ट्रा फ्यूल स्टोर करके रखते हैं, ऐसे लीवर ग्लाइकोजन के स्टोर में एक अच्छा सा फ्यूल रिजर्व करता है, तो वो ग्लाइकोजन बनाने का काम करेगा, फैट सेल्स बनाने का काम करेगा जिसको हम लाइपोजिनेसिस बोलते हैं, और मसल बिल्ड करने का काम करेगा। राइट। ये सब काम तो उसका 3-4 चीजें बनाने की है, एक आध चीज तोड़ने की, इसीलिए वो एम्फीबॉलिक है। अगर इंसुलिन अपना काम ही प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है तो सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, पर अगर उसका लेवल जब बढ़ता जाता है तो अगेन वो ओबेसिटी को और फैट को ज्यादा, एक्सेस फैट को ज्यादा प्रमोट करेगा। तो एक पूरी विशियस साइकिल है कि ओबेसिटी बढ़ी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, इंसुलिन नहीं मिल पाया और इंसुलिन सिक्रेट हुआ, वो फैट बढ़ाएगा। ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। जब अच्छे से अगर आप उसको पकड़ के ब्रेक नहीं करोगे तो ये हार्मफुल उसकी जो चीजें है वो बढ़ाता जाएगा। सो बेसिकली आपने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया, और अगर इतनी बात भी लोग समझ पाएंगे तो उनको ये पता चलेगा कि इसका रूट कॉज क्या है। तो जो आपने बस वो 3 चीज़ें बताई वही है, बट उसमें मेनली डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मूव ना करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि जो आपने बताया उसको अगर मैं आसान वापस से ब्रेक डाउन करूँ तो इट कुड बी कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है उसे डाउन करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाज का बीटा सेल्स, और जैसे ही वो इंसुलिन पता चलता है कि ओके इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा रहा है, और इसीलिए क्या होगा, ग्लूकोज भी बाहर है, इंसुलिन भी बाहर है, तो बॉडी उसे स्टोर करेगा आपके अलग अलग जगह पर, और फिर उसको फैट में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन और फिर फैट में, और फिर वो फैट है इसीलिए वापस से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, वापस से ये सर्कल जो आपने बताया वो चालू रहता है। सो बेसिकली डायबिटीज से ओबेसिटी और ओबेसिटी से डायबिटीज, ये कॉन्स्टेंटली चलते Perfect. रहता है। तो जिनको भी डायबिटीज़ है उनको, अगर वो ओवरवेट है तो पहले तो फैट लॉस करना ज़रूरी है, और मसल बिल्ड करना भी उतना बेहद ज़रूरी है। जरूरी। तो मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ वेट ट्रेनिंग की, मसल बिल्ड करने की एक्सरसाइज, क्योंकि कुछ लोग जो है सिर्फ वॉक करते हैं, बराबर। सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्डियो बेसिकली करते हैं। तो क्या आपका भी ये मानना है कि मसल बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ में? बहुत ज़रूरी है। हम्म। उसका मैं सिंपल आपको एग्जांपल कि अगर आप अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, अच्छी आप कसरत करते हो, मसल बिल्ड करते हो, तो उसके 2-3 बेनिफिट्स है। मसल जितने ज़्यादा वर्क करेंगे उसको ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए एज अ फ्यूअल, जो मैंने पहले कहा कि मेन फ्यूअल है। फ्यूअल के लिए वो ग्लूकोज ज़्यादा मांगेगा, वो ज़्यादा ग्लूकोज अगर कंज्यूम करेगा तो ब्लड शुगर लेवल अपने आप कम होगा, ये सबसे करेक्ट। पहला बेनिफिट। दूसरा, आप कोई भी मसल को ट्रेन करते हो, मसल ट्रेनिंग देते हो, मसल को मजबूत करने का प्रयास करते हो, मसल बल्की बनता है, तो वही बेनिफिट, बल्की मसल ज़्यादा फ्यूअल राइट। डिमांड करेगा, ज़्यादा ग्लूकोज डिमांड करेगा, तो वो फ्यूचर में ज़्यादा आपका फैट ब्लड को भी शुगर कम कम करने करेगा। में मदद करेगा। अब जब अगर बॉडी के पास अपना जो बेसिक फ्यूल था वो खत्म हो गया ग्लूकोज के तौर पे, अभी भी उसको ज्यादा की डिमांड है, तब वो जाके आपके स्टोरेज है जो जो फैट है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में है या फैट के फॉर्म में है, उसको यूटिलाइज करना शुरू होगा। जी। तो जितने बल्कि मसल्स होंगे, जितने वो ज्यादा ग्लूकोज ग्लूकोज को कंज्यूम यूटिलाइजेशन यूटिलाइज बेटर होगा। करेंगे, तो वो आपकी फैट रिडक्शन में भी आपको हेल्प करेंगे। तो जितने अच्छी मसल ट्रेनिंग दी है, जितनी आपने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो बोलते हैं मसल्स को, एरोबिक्स या जो मसल्स मजबूत करने वाली, वो की है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत अच्छा। एक बार मसल अच्छे से डेवलप हो गया, ट्रेन, उसके बाद अगर आप उसके ऊपर काम लेते हो तो आप ओवरऑल आपके वेट रिडक्शन में, आपका ब्लड शुगर रिडक्शन में, सब राइट। में आपको ज्यादा हेल्प देगा। करेक्ट। अब लेट्स से आपने डाइट की बात कर ली, आपने एक्सरसाइज के बारे में भी बहुत अच्छे से गाइड कर दिया। अब जो वो स्ट्रेस है जो इनएविटेबल है उसको तो हम दूर नहीं कर सकते, आपके पास कोई स्ट्रेटजीज है जो आप अपने पेशेंट्स को भी सजेस्ट करते हैं? सी, स्ट्रेस हर एक की लाइफ में है। छोटा बच्चा होगा उसको अपने लेवल की स्ट्रेस है, जी। जो स्कूल में जा रहा है, स्कूलिंग कर रहा है, उसको अपने हम्म। लेवल की स्ट्रेस है, हम्म। बिजनेस में हो, जॉब में हो, वर्किंग प्रेशर है, उसकी एक स्ट्रेस। हर एक लाइफ स्ट्रेस, मतलब जब मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि हम जब पैदा होते हैं, जब हमारा बर्थ होता है, तब हार्ट हार्ट जो हमारी रिदम है उसको नापने के लिए हम ईसीजी बोलते हैं। जी। ईसीजी, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, बीट न्यूट्रल, देन अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, बीट न्यूट्रल, जिसको हम लाइफ बोलते हैं। जो दिन वो स्ट्रेट हो जाता है, वो दिन हम बोल देते हैं कि यू आर डेड। हाँ, यू आर डेड। तो लाइफ अप्स एंड डाउन्स है। जी। हर एक इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, फिनेंशियल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, हेल्थ के अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, ये रहेगा।
और उसी करेक्ट। में से स्ट्रेस जनरेट होता है। स्ट्रेस हर एक की लाइफ में रहेगा जब तक वो जिंदा है तब तक, करेक्ट। पर उसमें से बाहर आप ही को आना है। आपकी स्ट्रेस और कोई कम नहीं कर पाएगा। मैं सिंपल सब बहुत पहली चीज बोलता हूँ कि जो भी सरकमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आए हैं अभी, कोई भी तरह के हो, हेल्थ के हो, कोई भी, फिनेंशियल हो, इमोशनल हो, रिलेशन में हो, कुछ भी है, अगर उसमें आपने स्ट्रेस किया तो वो स्ट्रेस बढ़ाने से वो चीज कम हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन सबसे पहला। तो हर एक इंसान यही बोलता है कि नहीं, स्ट्रेस बढ़ाने से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। स्ट्रेस बढ़ाओगे उसके लिए तो अगेन हम अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाओगे, ब्लड ब्लड शुगर शुगर भी बढ़ाओगे, आपकी बढ़ेंगे। हेल्थ और डिटेरियोरेट करोगे। तो बेहतर है सबसे पहले एक नेचुरल लाफिंग फेस और लाफिंग जो फेस पे एक अच्छी सी दूज का जो मुस्कान चांद रखना, होता है, वो हाँ। स्माइल एक आप कैरी कीजिए, वो आपकी एक पहचान बन जानी चाहिए। जी। आपको देख के लोगों की स्ट्रेस कम हो जानी चाहिए, तो आपकी अपने आप अच्छी हो जाएगी। वेरी सबसे ट्रू। पहले वो अपनाइए। दूसरा है कि बहुत से मेजर्स है जो आप अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हो। मेडिटेशन है, सिंपल म्यूजिक मेडिटेशन भी। मैं यही नहीं कहता हूँ कि XYZ करके आप उसके सामने 1 घंटा या आधा घंटा, यही अपने आप के लिए, अपने आप को जो पसंद है वो आधा घंटा कीजिए। एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन मेडिटेशन की, आपको सिर्फ बर्ड्स का साउंड पसंद है, वो टाइम अपने सब गैजेट्स छोड़ दीजिए, मोबाइल साइड में रख दीजिए, किसी से कोई बात, सिर्फ आंख बंद करके वो बर्ड्स का साउंड सुनिए, कोई गार्डन में या आपके कहीं भी कन्वीनियंट जगह बैठ के। दैट इज मेडिटेशन फॉर यू। एब्सोल्युटली। आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पसंद है, आंख बंद करके हेडफोन या सिंपल रख के, वो टाइम आपको कुछ और नहीं सोचना है, किसी से बात नहीं करनी है, कोई गैजेट यूज नहीं करना है, कोई चीज नहीं, बस उसमें आप अंदर, आप और वो एक हो जाइए। दैट इज मेडिटेशन। जो आपको पसंद है वो अपने लिए आधा घंटा कीजिए, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा काम करता है। 30 मिनट्स फॉर योर सेल्फ, आप और बस आप और आपकी पसंद की ब्यूटीफुल। चीज, ये है। म्यूजिक थेरापी है, आप अपनी कोई हॉबी डेवलप कीजिए, उस पे काम कीजिए। किसी को गार्डनिंग पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, आप अपना माइंड, अपनी सब चीजें, एनर्जी उस पे वो टाइम फोकस कर दोगे, उसमें आप जिस पे आप खुश रहते हो वो करोगे, अपने आप आपका स्ट्रेस का लेवल नीचे आ जाएगा। बिल्कुल। स्ट्रेस, सबसे पहले तो जो चीज है वो ये सोचिए कि ये स्ट्रेस बढ़ाऊंगा तो उसमें से मैं बाहर आ जाऊंगा, नहीं तो सबसे पहले उस पे चिंता करना बंद कीजिए। उसके लिए आप अच्छा क्या कर सकते हो, वो प्रॉब्लम में से बाहर निकलने के लिए वो सोचिए। उस बिल्कुल। पर डेफिनेटली आप काम, पर बिना वजह की उसकी बस टेंशन या स्ट्रेस लेके अपनी हेल्थ को खराब मत कीजिए। और उसके ब्यूटीफुल। उसमें से बाहर आने के लिए बहुत से ऑप्शंस है, मेडिटेशन, म्यूजिक थेरापी, आपकी सिंपल एक फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हो अच्छी, वो भी जैसे एक स्ट्रेस रिलीवर है। हाँ, आप रनिंग है, वॉकिंग है, कुछ भी, जिमिंग है, स्विमिंग है, जो कुछ भी आपको पसंद है, एक स्पोर्ट्स है, तो वो भी आपको एक सेंस ऑफ वेल बीइंग बोलते हैं कि आपको अच्छा महसूस कराता है। डेफिनेटली आप शाम होते होते अगर आपने कुछ ये किया है तो आप फ्रेश फील करोगे कंपेयर टू जो दिन एब्सोल्युटली। आपने नहीं किया है। वो भी आप, बहुत सी चीजें हैं जो जिससे आप स्ट्रेस डेफिनेटली कम कर सकते हो। ब्यूटीफुल। और इसमें से एक भी चीज अपना ली तो भी उनको हाँ। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और लेट्स से कि किसी को अभी डायबिटीज डिटेक्ट नहीं हुआ है, बट उनको ब्लड रिपोर्ट तो वहां से तो उनको पता चलेगा ही चलेगा, बट लेट्स से तो भी वो ब्लड रिपोर्ट अगर कोई वजह से नहीं करवा पाते हैं या किया नहीं है, तो कोई ऐसे सिग्नल्स आप बताना चाहेंगे, सिम्टम बताना चाहेंगे जिससे वो खुद पहले अवेयर हो जाए, क्योंकि अगर ये हो रहा है तो मैं फटाफट से जाऊं चेक करूं कि मुझे डायबिटीज तो नहीं है। हाँ, उसके कुछ सिम्टम्स है डायबिटीज के बेसिक्स। हो सकता है हर एक में वो प्रेजेंट ना हो, पर हम जो एक डायबिटीज के भी उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो उसमें ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा आपको प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब जाना, वेट लॉस होना कई बार, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में, तो आपका मसल मास और आपका फैट पोर्शन भी कम होगा, एक्सट्रीमिटीज कम होगी, वेट राइट। कम होगा। इजी फटीगेबिलिटी, आप बहुत इजीली थक जाते हो, आप मतलब कि इतनी मेरी एफिशिएंसी अब पहले जैसी नहीं रही, राइट। ये चीज़ें हैं। कई बार कुछ आपको इन्फेक्शन होता है, जैसे सिंपल बॉयल हुआ या कुछ भी सिंपल इन्फेक्शन हुआ, वो जितना फास्ट नॉर्मल बॉडी अपने डिफेंस से उसको कवर कर दे, नॉर्मल हो जाए, उतना फास्ट वो नॉर्मल नहीं हो रहा है, वो इन्फेक्शन बढ़ रहा है या इजीली कंट्रोल में नहीं आ रहा है। कई पेशेंट्स कई बार ऐसे होते हैं कि उसको इस तरह का कुछ इन्फेक्शन लगा, वो ना मिटा लंबे टाइम तक, तब उनके फैमिली फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आप एक बार
शुगर भी देख लीजिए क्यों नहीं मिट रहा है, तब उनको जाके डिटेक्ट होता है। तो ये ज़्यादातर प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा पेशाब ज़्यादा बार जाना पड़े, बहुत आप थकान महसूस करते हो, ओके। आपका वेट कुछ ड्रास्टिकली विदाउट डूइंग एनी गुड फिजिकल एक्टिविटी या गुड डाइट कंट्रोल आपका वेट कम हो रहा है, आपको भूख ज़्यादा लग रही है, आप खाना ज़्यादा खा रहे हो फिर भी आपका वेट कम हो रहा है, राइट। आपको कुछ इंजरी हुई या कुछ भी इन्फेक्शन हुआ तो वो अच्छे से हील नहीं ठीक होता। नहीं हील नहीं हो रहा है। ये सब कुछ अर्ली ठीक है। सिम्टम्स है जिससे आपको पता चल सके कि भी ये, या हम्म। फिर फैमिली हिस्ट्री है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम्म। कि फादर मदर है, अगर आप में से कोई एक पेरेंट को अगर डायबिटीज़ है तो आप में होने की संभावना 25% के आसपास है, राइट। और अगर दोनों को है फादर तो आप में आपको डायबिटीज़ होने की संभावना ऑलमोस्ट 70-75% तक है। तो ओके। एक अगर वो हिस्ट्री है आपकी तो भी आपको एक अवेयर होना चाहिए कि भाई मेरे सराउंडिंग में मेरी है, तो ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल। हो ही, पर तो भी तो आपके भी आप दिमाग अवेयर आप रह अवेयर रह सकते सकते हो हैं, उसके राइट। लिए। अभी जो भी डायबिटीज के मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट और उसके खुद के जो कॉम्प्लिकेशंस है उसकी वजह से आपके अलग अलग ऑर्गन के ऊपर भी डैमेज आता है, तो उसमें बिकॉज आप फूड स्पेशलिस्ट है, डायबिटिक फूड स्पेशलिस्ट, उसमें आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई अवेयरनेस उसको लेकर? या डेफिनेटली, जो डायबिटीज़ की हमने बात की उसके हम्म। 3 मॉडलिटीज़, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और मेडिसिन्स। हम्म। मेडिसिन्स अगेन वो सब्जेक्टिव चीज़ है, जो भी हम्म। आपका लिसनर होगा वो जब अपने डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी नीड के हिसाब से उसमें ओएचए और इंसुलिन, ओएचए राइट। मतलब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, दवाइयाँ जिसको हम बोलते हैं, हम्म। उसमें भी 5-6 किस्म की अलग अलग ग्रुप की दवाई आती है, हम्म। हर एक की मैकेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट है। राइट। कोई आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, हम्म। कोई आपके बीटा सेल्स में इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा देता है, कोई राइट। आपके यूरिन के जरिए ज़्यादा शुगर को बॉडी से बाहर निकाल, जिसको ग्लाइकोज यूरिया बोलते हैं, हम्म। उस तरह से काम करता है। जो आपका कुछ दवाइयाँ है जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन रोकती है, मतलब वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, उस पर मैं ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं, क्योंकि वो पेशेंट की नीड के हिसाब से उसका एक्स वाई जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा कि इसमें राइट। क्या आइडियल रहेगा। इस तरह की वो थर्ड मॉडलिटी। फोर्थ इज स्ट्रेस रिलीफ, ये हमने जनरल उसकी ट्रीटमेंट की बात की। अब राइट। एक कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। बहुत कॉमन है कि भी लोग बहुत डरे हुए इसीलिए है कि ये जब एक बार हो जाता है उसके बाद में उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत खराब होते हैं। राइट। वो भी मैंने पहले कहा कि एक हनीमून फेज जो होता है कि पहले 10-15 साल में ये साइलेंट किलर है। हम्म। ये 10-15 साल आपको कोई ऐसे बड़े सिम्टम्स भी नहीं दिखाएगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम भी, अगर आपकी शुगर राइट। 250-300 भी रह रही है, 300 शुगर के साथ भी वो अपेरेंटली नॉर्मल जिंदगी, उसको थोड़ा बहुत जी। कुछ पता चल रहा है, पर उतना बड़ा कुछ नहीं हो जाएगा उसकी लाइफ में, वो जीता जाएगा। पर जब ये फेस 10-15 साल चला जाता है उसके बाद इसकी जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो दो मैकेनिज्म से होती है, एक मैक्रोवास्कुलर और एक माइक्रोवास्कुलर। मेजर जो इसके प्रॉब्लम है वो आपकी जो आर्टेरियल सिस्टम है उसके ऊपर जाता है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस हम बोलते हैं कि जो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, ऐसा कहा जाता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस की जो प्रोसेस है वो जब हम अपने मदर के वोम में होते हैं तब से शुरू होती है। ऐसा नहीं है ओह। कि मतलब हमारा बर्थ हुआ उससे पहले ही एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस बॉडी में शुरू हुई होती है। आर्टरीज में आर्टरीज कोलेस्ट्रॉल में जमा हो कोलेस्ट्रॉल जाना, जमा होना, जिससे जिसको अल्टीमेटली लोगों को फिर हार्ट हाँ अटैक आता है वो। जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। हम्म। पर ये एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस, अगर आपको डायबिटीज है, हम्म। अगर मोटापा है, आपका लिपिड प्रोफाइल मतलब जो फैट ट्राइग्लिसराइड या फैट राइट। का जो ब्लड पैरामीटर्स है, रिपोर्ट्स ब्लड होते हैं। रिपोर्ट्स वो ऑल्टर्ड है, हम्म। आप स्मोकर हो, आप वो सब चीज़ें अगर आप में हैं तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस आपकी 5 से 7 गुना ज़्यादा बढ़ झड़पी जाएगी। हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटिक पेशेंट्स में होते हैं, हम्म। जिसमें हार्ट में ये ज़्यादा फास्ट कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, उसके ऊपर कई बार कैल्शियम भी डिपॉजिट हो जाए, तो हार्ट अटैक आ सकता है। अगर ये कोरोनरी आर्टरी में, हार्ट की धमनी में होता है। यही चीज़ अगर आपकी ब्रेन की आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज में होती है तो वो आपको स्ट्रोक, जिसको हम लकवा बोलते हैं, वो ला सकता है। यही चीज़ अगर आपकी पैर की आर्टरीज में, पैर की धमनियों में होती है तो वो गैंग्रीन मतलब पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज बोलते हैं, राइट। वो कर सकता है। ये मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हुए। दूसरी माइक्रोवास्कुलर, जो छोटी धमनियों का जो डिसीज है, जिससे मेनली आपका रटाइना मतलब आंख का जो पर्दा बोलते हैं वो, या आपकी किडनी, या आपकी पैर की चेताएं, ये जो रटाइनोपैथी
नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी, ये तीनों होने की मैकेनिज्म माइक्रो एंजियोपैथिक मैकेनिज्म है, जिसमें चाहे आपका आंख का जो पर्दा होता है उसमें नियोवास्कुलेशन, कई बार छोटी छोटी नई धमनियां होती है, उसमें से कई बार ब्लड के दाग बन जाते हैं, तो आपका विजन डिमिनिश हो जाता है। राइट। दूसरा, जिससे आंख खराब होती है, विजन चला जाता है, और कई बार इरिवर्सिबल लेवल तक पहुंच जाता है कि जो चला गया वो आप कोई किस्म से वापस नहीं ला सकते। सेम मैकेनिज्म आपकी किडनी को डैमेज करनी है, जिसको हम नेफ्रोपैथी बोलते हैं। ओके। बहुत कॉमन अभी ये हुआ है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज अगर दोनों आपको साथ में है तो ये होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। राइट। और ये अगेन डायबिटीज या बीपी डिटेक्ट हुआ उसके 15-20 साल, शुरू के 15-20 साल में नहीं होगा, पर कुदरत बहुत दयालु है। उसने जो किडनी बनाई है एक ही जगह हमको दो दी है। कई बार आपने सुना होगा किसी ने एक किडनी डोनेट की फिर भी वो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। राइट। 2 किडनी दी है, उसमें बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स दिए हैं, मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स है किडनी के, जो ब्लड को प्योरीफाई करके उसमें से यूरिन और जो खराब प्रोडक्ट्स है वो बाहर निकालता है, एक फिल्टर करता है। तो नॉर्मल इंसान के ऐसा कह सकते हैं कि 40-50% नेफ्रॉन्स ही वर्किंग होते हैं। अच्छा। बाकी के साइलेंट, मतलब आराम की पोजीशन में। जब वो कुछ ज़्यादा लोड लेगा, फिजिकल लोड या कुछ ज़्यादा वाटर इंटेक, या वो जब सर्कुलेटिंग वॉल्यूम बढ़ेगा या उसका लोड बढ़ेगा, तब बाकी के कुछ नेफ्रॉन्स रिक्रूटमेंट में आते हैं, तब वो ऐड होते हैं। तो जब तक मतलब 40-50% नेफ्रॉन भी अगर आपके अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपका एब्सोल्यूट नॉर्मल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और वो सब चलता रहेगा। इसीलिए बिगड़ता है, शुरू हो जाता है, पर आपको शुरू में पता नहीं चलता है। जब 80-90% नेफ्रॉन आपके बिगड़ जाते हैं किडनी के, तब जाके आपको किडनी का महसूस होता है कि भी मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा, मेरी यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, मेरी किडनी बिगड़ी। पर तब तक वो बहुत लेट हो चुका होता है। और अगेन किडनी बिगड़ती है तो दो ही ऑप्शन आपके पास रहता है, इसको एंड स्टेज रिनल डिसीज या क्रोनिक रिनल फेलियर बोलते हैं। किडनी छोटी हो जाती है, जो नेफ्रॉन्स, बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है उसमें से 90% से ऊपर नेफ्रॉन खराब हो चुके होते हैं, कि अब आपको इधर डायलिसिस करना पड़ता है या फिर रिनल किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी स्पेशलिटी है फूड, उस पर मैं एम्फेसाइज करूंगा, न्यूरोपैथी। पैर की चेताओं को वो नुकसान करता है। एक बहुत से लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि डायबिटीज पैर से क्यों शुरू होता है, क्योंकि पैर में प्रॉब्लम देखते हैं। डायबिटिक फूड प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम सिंपल नील प्रॉब्लम्स, नील के कलर चेंज से शुरू होता है और एक बड़े गैंग्रीन तक ये चीज पूरे डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स के अंदर आती है। तो आपकी नर्व या आपकी चेता जितनी आपके ब्रेन से दूर होती है, वो सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ कि भी पैर से क्यों शुरू हुआ। अगर आपके पैर में राइट या लेफ्ट फुट में कुछ आपको लगा या कुछ टच हुआ, तो आपका ब्रेन सेंस कैसे करेगा? आप नॉर्मल इंसान हो, आप बैठे हो, आपके लेफ्ट फुट में कुछ चीज आके टकराई या कुछ आपको लगा, आपके ब्रेन को तुरंत पता चला कि मेरे लेफ्ट में ये जगह पे कुछ हुआ, आप तुरंत पैर लो। तो वो ब्रेन सेंस कैसे करेगा कि पैर की वहां की जो चेता है वो वहां से होती हुई आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई मेडुला ऑब्लोंगेटा, लंब मज्जा जिसको बोलते हैं, वहां तक जाएगी, वहां से होके वो ब्रेन के सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगी, जहां वो सेंस होगा कि भी मेरे लेफ्ट पैर में अंगूठे के नीचे ये मुझे किसी ने काटा या कुछ मुझे चुभा। तो ये जो नव जितनी लंबी, वो सबसे पहले इन्वॉल्व होती है। अच्छा, इसीलिए डायबिटिक न्यूरोपैथिक जो प्रॉब्लम है, चेताओं को नुकसान होने के प्रॉब्लम, वो पैर के भी डिस्टल हाफ से शुरू होते हैं, अंगूठे और उंगली से शुरू होते हैं। ये चीज यूजुअली जो न्यूरोपैथी जिसकी मैकेनिज्म मैंने कही कि आंख का पर्दा, किडनी और पैर की चेता है, इसकी डैमेज होने की मैकेनिज्म सेम है। तो ये न्यूरोपैथी की वजह से, मतलब ये न्यूरोपैथी पैर में सबसे पहले शुरू होती है, इसलिए ये चीज वहां से शुरू होकर धीरे 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 ग्रेजुअली, फिर अगर आप फिर भी आपका शुगर अनकंट्रोल है, तो आप इसके ऊपर केयर नहीं, तो ग्रेजुअली आगे बढ़ेगी। और ये न्यूरोपैथी बहुत खराब चीज है, इसी के जरिए डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स बहुत खराब तरीके से आगे बढ़ता है। आपकी पैर की सेंसेस चली जाएगी, पैर में आपको ठंडा है गर्म है महसूस नहीं होगा। आपने कई बार अपनी चप्पल, स्लीपर या फुटवेयर पहना है या निकल गया, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। आप कौन सी सरफेस पे किस तरह से खड़े हो, आपके पैर के नीचे पत्थर है, आपका पैर अर्धा टेढ़ा है, अर्धा सीधा, आधा सीधा है, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। मतलब ये न्यूरोपैथी बहुत बड़ा, जिससे ये फुट प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। ये बहुत लेटर स्टेज में होगा ना?
हाँ, ये न्यूरोपैथी बहुत लेटर स्टेज में अप्रोक्सीमेटली कितने साल के 15 बाद 10-15 साल अगर आपका शुगर अनकंट्रोल रहा तो ये तो होगा? 10-15 साल में शुरू हो और जाएगा। ये क्यों? अगर हम थोड़ा आसान भाषा में समझे तो कैसे ये सेंसेस चली जाती है पैरों से? क्या शुगर का और इसका क्या लेना-देना है? हाँ, ये इसमें 2 चीज़ है कि एक अनकंट्रोल शुगर और ड्यूरेशन ऑफ अनकंट्रोल शुगर। ओके। मतलब मान लीजिए किसी एक को डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ एट द एज ऑफ 35, हुँ, हुँ। वो बहुत अच्छे से अपना डायबिटीज़ केयर कर रहा है हर एस्पेक्ट से, डाइट में, ओके। मेडिकेशंस में, लाइफ़स्टाइल में, हुँ, हुँ। एक अच्छी रेंज में डायबिटीज़ कंट्रोल में रखता है। हुँ, हुँ। उसकी एज 65 हुई, मतलब उसको 30 साल हुआ, पर उसमें आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी नहीं दिखने को मिलेगी क्योंकि अच्छा। उसने भले उसको 30 साल से डायबिटीज़ है, पर 30 साल से उसने डायबिटीज़ को दोस्त बना के रखा है, दुश्मन नहीं बनाया है। तो ओके। वो एक अच्छी हेल्दी लाइफ़स्टाइल इवन और 20 साल भी अच्छे से जी पाएगा। राइट। मान लीजिए दूसरा एक इंसान है जिसको एट द एज ऑफ 45 डिटेक्ट हुआ, उससे 10 साल बाद, हुँ, पर उसने शुरू से ही उसको निग्लेक्ट किया, उसको दुश्मन बना के ही रखा कि हुँ, भाई ये तो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा, हुँ, हुँ, ये तो होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, मैं जो बराबर हूँ। मतलब नहीं खाने पे ध्यान दिया, नहीं मेडिकेशन पे ध्यान दिया, नहीं लाइफ़स्टाइल पे ध्यान दिया, हुँ, हुँ। तो उसमें ये चीज़ 55-60s में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएँगे। ओके। बहुत से पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो मतलब अपना दुःख होता है, वो अपने कोई ब्रदर या अपने कोई कज़िन हुँ, के साथ वो कंपेयर करते हैं कि सर मुझे और इसको साथ में हुआ था, मेरे बट पैर में इतनी तकलीफ हाँ। आ गई, इसका भी मेरे साथ ही डिटेक्ट हुआ था, अभी उसको तो कुछ नहीं हुआ है, ऐसा हुँ, क्यों? पर अगर आप उसको रिट्रोस्पेक्टिवली देखोगे, उसकी हुँ, हिस्ट्री जानोगे तब पता चलेगा कि उसने दोस्त बनाया था, इसने दुश्मन बनाया था। हुँ, हुँ। डायबिटीज़ को हमेशा दोस्त बना के रखो। दोस्त ओके। मतलब उसको अपनी लाइफ़ का एक पार्ट है, उसके साथ फ्रेंडशिप करो कि भई आप राइट। उसको कंट्रोल करो, अच्छी लाइफ़ भी जियो, बहुत रिस्ट्रिक्टेड ज़िंदगी जीने की भी ज़रूरत हुँ, नहीं है। हुँ। कोई चीज़ का एक्सेस ना करो, एक अच्छी राइट। बैलेंस लाइफ़ जियो। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका, जिस मैंने कहा कि ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ और ड्यूरेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ये हुँ, 2 चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस है और राइट। इसीलिए मैंने ऐज के साथ ये एग्ज़ाम्पल दिया। हुँ, 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 जैसे आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ लंबे टाइम से है, तो हुँ, आपकी ये पैर की जो माइक्रो एंजियोपैथिक मैकेनिज़्म हुँ। जिसके ज़रिए रेटिना, किडनी और नर्व ये डैमेज होती है, वो डैमेज होना शुरू शुरू होगी। हो जाएगी, और ये राइट। यूजुअली बायलैटरल सिमेट्रिक, मतलब दोनों पैर में इक्वल सेम ही होती है होता है। और डिस्टल पार्ट से शुरू होते हैं, डिस्टल राइट। सिमेट्रिक, अंगूठे या उंगली पैरों से हुँ, शुरू हुँ, हुँ। होती है, धीरे धीरे करके ये ऊपर आती है। राइट। और इसके बहुत खराब एग्जांपल्स है, जिस तरह के आप 50-60 डिग्री का एक डामर हुँ, का asphalt का रोड गर्म है, हुँ, हुँ, उसके ऊपर आप नॉर्मल इंसान पैर टच भी नहीं कर सकता, हुँ। जिसका ये सेंसेशंस नहीं है, वो पूरा उस पे खड़ा चल रहेगा, सकते उसकी हैं। पूरी स्किन हुँ, जल जाएगी, खून आएगा, तब कोई बताएगा कि तेरा पैर जल हुँ। गया। और ऐसे पेशेंट्स भी मैंने बहुत देखे हैं कि राइट। समर में कोई टेंपल में गए या कोई प्रोसेशन में गए, पूरा पैर जला के पूरी पैर की उसकी निचली पूरी स्किन निकल गई हो, हुँ, पूरा खून खून इन्फेक्टेड पैर लेके वो आता है। हुँ। और एक इसकी बहुत अ, बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन और एक खराब एग्जाम्पल है जो मैं जस्ट अवेयरनेस के लिए देना चाहता हुँ, हूँ कि जो डायबिटिक फूड की हमारी बुक है हुँ, भगवत गीता, जो लेविन्स बोलते हैं, उसमें ये न्यूरोपैथी के चैप्टर में एग्जाम्पल देके लिखा हुआ है। हुँ, हुँ, इंडियन एक पेशेंट की ही बात है कि एक जो पुरानी हमारी एसटी आती थी जिसमें हुँ, बीच में गियर बॉक्स हुआ करता था, हुँ, हुँ, उसकी जस्ट ड्राइवर की पीछे की पहली सीट में कोई इंसान बैठा है जो डायबिटिक है, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी है। हुँ, हुँ, अपना फुटवेयर उसने निकाल दिया और वो गियर बॉक्स के ऊपर पूरा पैर टिका के बैठा है। हुँ, हुँ, ड्राइवर को, वो जब गर्मियों में हुँ। वो पोर्शन हीट भी बहुत लेता था, गर्म भी बहुत होता था। राइट। ड्राइवर को कुछ जलने की या कुछ नॉनवेज जैसी खराब स्मेल आई, ओह! तब उसको पता चला कि बाजू में बैठा इंसान का पैर पैर जल जो रहा यहाँ है। टिकाया है ओह! वो जला है, उसमें खून निकल रहा है, वो पूरा। वो हुँ, बंदा आराम से पीछे बैठ के सो रहा था, उसको पता नहीं था ये क्या हो रहा है। मतलब जब हुँ, बताया, किसी ने बताया तब पता चला। इतनी खराब ये न्यूरोपैथी चीज है हुँ। जिसमें से बहुत आगे के खराब कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं। राइट, सो इसमें डरना नहीं है बट एक अवेयरनेस के हाँ, रूप में और एजुकेशन के रूप में लेना हाँ है और जी, फिर इसको तो आगे लेकर एम्प्यूटेशन भी फिर करवाना पड़ता है व्हिच इज़ अनफॉर्च्यूनेट। हाँ जी, पैर वो, काटना पड़ता है। हाँ, वो एक जो डायबिटिक फूड प्रॉब्लम होता है हुँ, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डायबिटिक न्यूरोपैथी, सिमिलर
वास्कुलर प्रॉब्लम, हम्म, एक आपकी चेताएं खराब है जिससे आपको कुछ लगा पता नहीं चला, जला पता नहीं चला। दूसरा, अगर कुछ जला है, लगा है, तो वो इन्फेक्शन कंट्रोल करना है या कुछ भी करना है तो आपका ब्लड सप्लाई वहाँ अच्छा होना चाहिए। राइट, दूसरी तरफ आपका ब्लड सप्लाई भी कंप्रोमाइज्ड है तो वहाँ खून नहीं पहुंचा पाएगा, तो आपका इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं है, आपका आपका वुंड हील नहीं होगा। करेक्ट, तीसरा, आपकी इम्यूनिटी, बीइंग डायबिटिक पेशेंट आपकी इम्यूनिटी जनरल खराब है, तो आप जो आपकी जो बॉडी की डिफेंस सिस्टम है उसके साथ फाइट करने की वो भी खराब होती है। राइट, ये सब चीज़ें जब इकट्ठा होके काम करती है तब ये शुरू में जब सिर्फ न्यूरोपैथी हुई, कुछ लग गया, फिर उसमें से आपको पेन नहीं हुआ तो आप उसके ऊपर चलते रहे, आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया, वो चीज़ बढ़ती गई अंदर। आपका ब्लड सप्लाई भी थोड़ा कंप्रोमाइज सा खराब था, आपने केयर नहीं की तो वो अच्छे से हील नहीं हुआ, वो इन्फेक्शन डीप अंदर चला गया, आगे बढ़ा, तो वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हुआ। राइट, ऐसा कहा जाता है कि पहले जिस तरह से आपने कहा कि डायबिटीज अभी एक एपिडेमिक जैसा हो गया है, मतलब हर घर में हर जगह डायबिटीज डायबिटीज है। राइट, पर अभी डायबिटिक फुट के लिए मैं जो बात कहूँ तो 2013 के फिगर 15 के फिगर ऐसे है कि एवरी 20 सेकेंड दुनिया में हर 20वीं सेकेंड पे कोई ना कोई इंसान अपना पैर घुटने के नीचे या घुटने के ऊपर से गवाता है ड्यू टू डायबिटीज। मतलब ओ, ये डायबिटिक फुट प्रॉब्लम का एपिडेमिक बन चुका है, इतना खराब है। और वर्ल्ड में जितने भी एम्प्यूटेशन होते हैं उसमें से 70% एम्प्यूटेशन डायबिटिक फुट प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। ओ, 30% और कॉज हो सकते हैं, एक्सीडेंट हुआ, ओ, कैंसर है, और 70%, 70% मतलब मतलब थ्री बहुत। फोर्थ जितने एम्प्यूटेशन, मेजर एम्प्यूटेशन, उसमें पैर चाहे घुटने से नीचे या घुटने से ऊपर से कट होता है जिसको मेजर एम्प्यूटेशन बोलते हैं, जो पैर गवा दिया। और ये अगर सही समय पे वो उसका ट्रीटमेंट ले तो उसमें से 85% जितने एम्प्यूटेशन अवॉइडेबल है। वाओ, मतलब वाओ, 3/4 जितने टोटल में से ड्यू टू डायबिटीज, और उसमें से ऑलमोस्ट 4/5 मतलब राइट, 80% के आसपास एम्प्यूटेशन आप अगर अवॉइड कर सही समय सकते पे हो। सही ट्रीटमेंट लिया, आपने ध्यान रखा तो आप अवॉइड कर सकते हो। और मैं आशा रखती हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे हैं शायद फ्यूचर में कभी कोई ऐसा स्टेज आने वाला था वो नहीं आएगा, बिकॉज हर्षल सर आपने ये सारी बातें अभी बताई है। मेरे पास बहुत सारे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और एक जिससे। पैर के लिए सिर्फ एक जी लाइन जी, में ऐड जरूर करूंगा, जरूर। मैं हर एक को हमेशा कहता हूँ कि आप फेस को तो बहुत अच्छा टाइम देते हो, हम्म, सिर्फ अपने पैर से प्यार करना सीखो। जितना हम्म, टाइम पैर से प्यार करना सीखो, अगर आप डायबिटिक हो, प्री डायबिटिक हो, हम्म, पैर ही ऐसा है कि जो आपको पूरे लाइफ में भगाता है, दौड़ाता है, पूरा आपको लाइव रखता है, पूरा हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जी, पर अनफॉर्चुनेट है कि ऑल पेशेंट्स के लिए और डॉक्टर कम्युनिटी दोनों के लिए सबसे मोस्ट निग्लेक्टेड ऑर्गन हो चुका है। जितना टाइम आपने फेस के लिए देते हो उसमें से 1/5 या 1/4 चौथे भाग का टाइम आप अपने पैर के लिए भी दो। जस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, छोटा भी कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप उसके ऊपर तुरंत एक्शन अटेंशन दे, लीजिए। तुरंत एक्शन ले, आपका शुगर कंट्रोल करे, अच्छे फुटवेयर पहने, हम्म, मतलब अच्छी चीजें पैर के लिए थोड़ा करना शुरू करे तो डेफिनेटली यू कैन सेव योर लिम्स, और पैर ब्यूटीफुल, बचेगा तो लाइफ बचेगी। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच आपने जो इंसाइट दिए उसके लिए। रैपिड फायर क्वेश्चंस उसकी और हम आगे बढ़ना चाहेंगे। सर आप तैयार हैं? यस। यस, सो मैं ये क्यों क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, दो सेगमेंट है इसमें। एक तो मिथ के ऊपर भी मैं बात करूंगी जो कॉमनली हम ओके। बर्स्ट करना चाहते हैं, लोगों को गलत गलत आइडियाज होते हैं, बट उससे पहले कॉमन से कुछ क्वेश्चंस जैसे कि स्टीविया ओके। अगर किसी को डायबिटीज है तो क्या वो ले सकते हैं, हाँ या ना? हाँ जी, ले ले सकता है, सकते हैं, इट्स अ गुड आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक पर है, अगेन मर्यादा मॉडरेशन में, में, हाँ मॉडरेशन में, हाँ, किसी भी चीज का अतिरेक नहीं करना है। ओके ठीक है। ले सकते हो। मॉर्निंग में और इवनिंग में कौन सा बेटर टाइम है रेगुलरली ब्लड ग्लूकोज चेक करने का? दोनों इंपॉर्टेंट है, ओके, फास्टिंग ब्लड शुगर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हम्म, एज वेल एज पीपीबीएस। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज के लिए ऐसा कहा जाता है कि जितना वो अच्छी रेंज में पर नैरो रेंज में, ओके, मतलब आपका शुगर अच्छा है, किसी हम्म, का HbA1c आप कराओगे जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या 3 महीने की एवरेज बोलते हैं, हम्म, विच शुड बी लेस देन 6.5 फॉर नॉन डायबिटिक एंड विच शुड बी लेस देन 7 फॉर गुड कंट्रोल। राइट, कई बार किसी का वो लेवल अच्छा आता है, 7 हम्म, आता है, और उसकी अगर आप वेरिएशंस देखोगे तो उसका फास्टिंग 70 होगा, उसका हम्म, पीपीबीएस 190-200 होगा। करेक्ट तो करेक्ट, वो भी एक, अगर जितना भी शुगर आपका एक अच्छी रेंज हम्म, में पर जितना नैरो रेंज में रहता है तो वो मतलब जो स्पाइक्स ना आए हाइपो हाइपर हाँ, के, वो आपको कॉम्प्लिकेशंस रोकने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ओके, सो हाइपोग्लासीमिया और और हाइपर दोनों खराब है हाइपरग्लाइसेमिया बॉडी के दोनों लिए, तो खराब है। हाँ। राइट, ठीक है। अभी एक सीजीएम करके मशीन आया है, हाँ जी, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग, मैंने भी सिस्टम। 2 बार सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज किया था। क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं?
हाँ जी, जो इंसुलिन पे है या हम्म जिसको हाइपो हाइपर के बहुत फ्रीक्वेंट स्विंग्स आते हैं, हम्म उनके लिए ये बून है। ओके मतलब एवरी 15 मिनट्स वो आपका शुगर नोट करेगा। राइट तो 1 घंटे में 4 बार 24 घंटे में रफली 96 टाइम्स ये शुगर रीड करेगा। राइट और ऐसा 14 दिन जिस तरह जितना भी आप 7 डेज 14 राइट डेज उसका ट्रायल, तो आपको एक ब्रॉड अच्छी रेंज मिलेगी। करेक्ट और यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि 4 AM सुबह हम्म में 4 बजे हमारा शुगर सबसे लो होता है। हम्म उसके बाद एक स्टेरॉइड स्पर्ट आता है बॉडी में, कैटेकोलामाइन स्पर्ट्स बोलते हैं। उसके बाद हमारा शुगर बढ़ना शुरू होता है। तो कई बार कई पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि मॉर्निंग में वो उसका फास्टिंग अगर आप देखोगे तो वो 80-90 के आसपास है, बहुत अच्छा है। कोई डायबिटिक पेशेंट है जो ऑलरेडी कोई ड्रग्स पे, पर वही पेशेंट का आप फास्टिंग मतलब 4 AM शुगर देखोगे तो वो कहीं 50-60s की रेंज में जा रहा है। ओ तो अगर ऐसे पेशेंट्स है जो थोड़े फ्रेजाइल है, हाँ एल्डरली है या इंसुलिन पे है, और जिसमें इस तरह के बहुत से स्पर्ट्स आ रहे हैं, जो आप सिर्फ फास्टिंग और पीपीबीएस या HbA1c 3 चीज मेजर करने से आपको नहीं पता चलेगा। राइट ऐसे में अगर आपने CGMS किया तो मैंने कहा कि एक दिन में तकरीबन ये 96 टाइम्स आपका तो शुगर आपको एवरी ज्यादा 50, एक तो आपको और ऐसी 14 रीडिंग दिन की मिलेगा रेंज राइट मिलेगी। तो आपको बहुत अच्छा आइडिया है कि कौन से टाइम पे इसका खराब होता है कंट्रोल, और कौन से टाइम में ये हाइपो में जाता है। तो हाइपो में ओके जा रहा है, उसको आप नॉर्मल में लाने के लिए उसके आगे की दवाई या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सके हो, और जो टाइम उसका हाइपर रह रहा है उसको आप कंट्रोल करने के लिए, तो राइट उसको भी एक नैरो अच्छी रेंज में लाने के लिए अच्छा रोल प्ले करेगा। परफेक्ट ठीक है अगर कोई वर्स्ट दो फूड बताने हो डायबिटीज को लेकर वो कौन से होंगे सबसे खराब नहीं लेना चाहिए एक सॉफ्ट ड्रिंक्स, और दूसरा फरसान जो मैंने कहा, जो नमकीन एक्सेस फ्राइड, नॉर्मली हाँ होते हैं एक्सेस फ्राइड फूड। जी ओके टॉप टू फूड्स जो लेने ही चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रूट्स एंड फाइबर्स, ओके साइट्रस फ्रूट्स स्पेशली, एंड हाई फाइबर, जिसमें से भी आपको फाइबर ज़्यादा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है या फाइबर वाले फ्रूट्स है, जिसमें भी आपको ज़्यादा फाइबर्स मिलते हैं, डायटरी ओके फाइबर्स जिसमें ज़्यादा हो। ठीक है खाने के अलावा सबसे वर्स्ट हैबिट कौन सी है जो डायबिटीज कर सकता है वर्स्ट हैबिट डायबिटीज़ कर सकता है, हाँ डायबिटीज होगा उसकी वजह से अगर वो आदत रखी है डायबिटीज है और कर रहे हैं तो और खराब अ, एक स्मोकिंग अगर हम्म आप ले रहे हो तो आप उसको बंद कर ओके दीजिए, निकोटीन, क्योंकि स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हम्म ब्लड प्रेशर डायबिटीज दोनों चीज़ आई तो डेडली कॉम्बो है, ओके आगे के प्रॉब्लम को आपको बहुत खराब करेगा। परफेक्ट और एक फिजिकली इनएक्टिविटी, अगर आप कुछ हम्म नहीं कर रहे हो तो कुछ ना कुछ शुरू करो, भले आपको आप नॉन डायबिटिक हो, आप कुछ हम्म एटलीस्ट 20-30 मिनट्स फॉर योर सेल्फ, फॉर आप योर शुरू कर फिटनेस आप सकते हैं शुरू करो। ओके चीकू और मैंगो ले सकते हैं डायबिटीज में हाँ, अगेन मर्यादा में, मॉडरेशन में मॉडरेशन डेफिनेटली में ले ले सकते सकते हैं हो। ठीक है कुछ भी नहीं लेना ऐसा नहीं है, हम्म ज़ीरो कर दो उससे आप बिल्कुल, वो मैं नहीं मानता हूँ और एडवाइस भी नहीं करता हूँ। हम्म सब कुछ ले सकते हो, सब कुछ, इवन आइसक्रीम भी खा सकते हो आप। बट मॉडरेशन में सही हाँ, समय पे सही अगेन चीजों मैं के साथ इसके लिए वही एम्फेसाइज करूंगा, इट्स अ डिसीज ऑफ कैलोरीज, नॉट हम्म डिसीज ऑफ ओनली शुगर। तो हम्म आप कैलोरी को बैलेंस कीजिए, आपको अगर ये चीज़ खानी है तो उतनी ही कैलोरी आप जो और नॉर्मल चीज़ में से खाने वाले थे उसको आप अवॉइड कर दीजिए। करेक्ट आप मैरिज फंक्शन में गए, आपको वो दिन इच्छा हो कि आज मुझे एक फरसान भी खाना है, आज मुझे एक आइसक्रीम स्कूप भी लेना है, हम्म तो अगर वो आपको लेना है तो वो टाइम आप जो रूटीन डाइट में ले रहे थे, थोड़ा राइस या चपाटी या, तो वो अवॉइड कर दीजिए, वो आप वैसे भी ले रहे हो। परफेक्ट तो ठीक है कैलोरी बैलेंस करो, कोई हम्म दिक्कत नहीं है। परफेक्ट यंगेस्ट एज कौन सी है जिसमें आपने डायबिटीज कंसल्ट किया हो जिसके लिए टाइप 2 या टाइप 1? टाइप 1 और 2 दोनों आप बता टाइप सकते हैं 1 के इवन मैंने फूड पैशन को 5 साढ़े 5 साल के बच्चे में छोटा हम्म फूड प्रॉब्लम देखा है। ओके और और टाइप टाइप 2 टू 25-26 की एज में ओ डायबिटिक डिटेक्ट हुआ, और 30 अर्ली 30s में या लेट 20s में उसको फूड प्रॉब्लम के साथ वो ओ प्रेजेंट हुआ, वो टाइप 2 है। और ऐसा भी देखा है। एम्प्यूटेशन सबसे यंगेस्ट एज जिसमें पैर काटना हुआ अप्रोक्सीमेटली कोई पूरा पैर या एक माइनर एम्प्यूटेशन? माइनर माइनर एम्प्यूटेशन भी एम्प्यूटेशन 17-18 ईयर्स की एज में एक बच्चे, एक छोटे ओ उसमें किया हुआ टाइप है। 1 में टाइप 1 में था। ओके ओके ठीक है अल्कोहल यस और नो इन डायबिटीज नो। राइट ठीक बहुत है सी उसकी नर्वस सिस्टम पे भी खराब इफेक्ट है। हम्म जो लीवर हमारा मेन मेटाबॉलिज्म का अवयव है, जो ग्लूकोज बनाता है, हम्म वो लीवर के फंक्शन को हैम्पर करता है। हम्म तो ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोज जब ज़रूरत होती है बनाना, वो लीवर कम कर देता है, तो वो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में ज़्यादा जा सकते हैं, बिल्कुल लीवर खराब होगा। अल्कोहल, वैसे भी डायबिटीज से न्यूरोपैथी होती है, अल्कोहल न्यूरोपैथिक प्रोसेस को और ख़राब तरीके से बढ़ा देगा। हम्म
तो अल्कोहल इंड्यूस न्यूरोपैथी भी होगी, डायबिटिक न्यूरोपैथी भी होगी, दोनों चीज़ साथ में चलेगी तो वो प्रॉब्लम भी ज़्यादा, तो अल्कोहल करेक्ट। डेफिनेटली बिकॉज आई हैव अवॉइड सीन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जिनको डायबिटीज होता है, स्पेशली मेल्स, बियर बहुत लेते हैं वो लोग। हुँ। मैंने वो सुना हुआ है, जो भी लोगों को मैं कंसल्ट करती हूँ, और उनको लगता है कि ठीक है ना, शुगर नहीं लेते हैं बट अल्कोहल हाँ, लेते हैं, इसीलिए सो मैंने वापस से एक बार के इट्स अ डिसीज़ ऑफ कैलोरीज़ नॉट ओनली शुगर। हाँ, तो हमेशा एब्सोल्युटली। कैलोरीज़ पे ध्यान दो, हम्म। रादर देन अकेला शुगर अवॉइड कर दिया पर फरसान, ये नमकीन, वो सब मज़े से खाया, बिल्कुल। वो खराब है। ठीक है। अब आखिरी एक सेगमेंट है जिसमें हम मिथ के ऊपर बात करेंगे, आप कहेंगे ये मिथ है या फैक्ट है। ओके, सो पहला, बहुत ज्यादा शुगर खाने से डायबिटीज 100% होगा। मिथ है। ओके। आपने एक्सप्लेन भी किया है। हुँ, अगर आपको डायबिटीज है, आप कभी भी जिंदगी में स्वीट्स नहीं खा सकते हैं। मिथ है, डेफ़िनेटली खा सकते हो, कैलोरी बैलेंस करके मर्यादा में खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। डायबिटीज सिर्फ और सिर्फ ओवरवेट इंसान को ही होता है, मिथ है। पतले लोगों को भी हाँ, हो जो सकता मैंने है। कहा कि टाइप 1 की तो अलग एक हम्म। इटियोलॉजी है। टाइप 2 में भी जो मैंने कहा एक इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट हम्म। समझाया वो ओबेस में होता है। ओके। पर इंसुलिन इनएडिक्वेट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो यूजुअली सिंगल बॉडी इंसान होगा, क्योंकि ओके। इंसुलिन कम बन रहा है तो उसके बॉडी में फैट मास, मसल मास नहीं बन रहा होगा। हम्म। ज़रूरी नहीं कि वो नॉन ओबेस हो तो उसको डायबिटीज़ नहीं ओके, हो ठीक सकता है। है। टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सिबल है, या रिवर्सिबल है। तो वो फैक्ट है। हाँ जी, ऑलराइट। फैक्ट। टाइप 2 डायबिटीज टाइप 1 से ज्यादा सीरियस है। नहीं, टाइप 1 अगर है पर वो उसको अच्छे से कंट्रोल करता है, अच्छा रखता है, तो वो अनकंट्रोल टाइप 2 खराब उससे ज़्यादा अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता है। हम्म। ऐसे भी टाइप 1 पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो अपने 30 लेट 30s में हो, 40s में हो, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ओके। कोई ऑर्गन को डैमेज नहीं हुआ है, अच्छे से नॉर्मल ज़िंदगी। जबकि अर्ली टाइप 2 डिटेक्ट हुआ हो, ध्यान नहीं रखा तो वो खराब अर्ली हम्म। एज में खराब हेल्थ हेल्थ कंडीशन में पहुंच जाता है। ओके। आपको अगर डायबिटीज है तो वो प्रेगनेंसी के दौरान चला जाएगा। नहीं, मिथ है। ओके। अगर आपको डायबिटीज है, आपको प्रेगनेंसी नहीं रखनी चाहिए। ये भी मिथ है। विथ ओके। ऑल ड्यू प्रिकॉशंस, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करके, आपके गायनेकोलॉजिस्ट को भी ये चीज़ आप समझा दीजिए, ऑब्स्टेट्रिशियन हम्म। को, तो वो भी वो ध्यान रख के आप डेफिनेटली यू कैन प्लान फॉर ओके, प्रेगनेंसी। ठीक है। डायबिटीज जेनेटिक है। हाँ, वन ऑफ द रीजन, पार्शियली या पार्शियली ये सही है। फैक्ट ओके। है। ओके। आपको सारे किस्म के फैट अवॉइड करने चाहिए इफ यू हैव डायबिटीज। नहीं, मैंने कहा फैट में भी सैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड है। हम्म। अनसैचुरेटेड में भी पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड। हम्म। सैचुरेटेड फैट्स खराब है। हम्म। जो डीप फ्राइड हम बोलते हैं, एक बार फ्राइड किए हुए तेल में आपने दूसरी बार फ्राइड किया, हम्म। वो जो जमा होगा डेफिनेटली सैचुरेटेड फैट्स। हम्म। अनसैचुरेटेड फैट्स जो नट्स में से मिलते हैं, जैसे वॉलनट, मतलब अच्छे हम्म। जो फैट्स है वो बॉडी हेल्दी के लिए फैट्स। बहुत हेल्दी फैट है और ज़रूरी भी है। तो राइट। हर एक फैट खराब है ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है। डेफिनेटली घी और ऑयल, आप दो हम्म। चीज़ करोगे तो ऑयल इज़ डेफिनेटली बैड कंपेयर टू घी, इवन घी ओके। इज़ बेटर। मैं ये हम्म। नहीं कहता कि बहुत घी पियो, बहुत घी अच्छा है, पर हम्म। अगर आप घी और तेल में से कुछ चूज करना है फैट के लिए राइट। तो डेफिनेटली घी, और घी, वो भी अच्छी अच्छी क्वालिटी का घी। क्वालिटी का। हाँ, इवन आई थिंक ऑयल में भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या ऐसे अच्छी क्वालिटी का अच्छी लेते को, हैं, हाँ, दैट इज दैट आल्सो इज ऑल्सो ओके। गुड। पर जो ठीक है। कॉमनली होता है कि ऑयल, और तो रिफाइंड उसमें से यूज। आप ये हम्म। ट्राई कीजिए या पसंद कीजिए। ओके, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग डायबिटीज पेशेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं, पर ओके। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार, अगर वो हिसाब से आपकी दवाई के टाइमिंग्स में या उसमें कुछ चेंज करना है, उसके हम्म। डोजेज में कुछ चेंजेस करना है तो वो करा के, ओके। कि आप वो टाइम पे मेडिसिन स्किप भी नहीं कर सकते हो, हम्म। और वो टाइम ज़्यादा भी लिया तो हाइपो के चांस रहेंगे, तो वो सब बैलेंस करके आप कर सकते हो। ओके, इट्स गुड। ठीक है। खुद ब खुद अगर डायबिटीज की दवाइयाँ बंद कर देंगे तो चलेगा। हाँ, बहुत खराब आपकी हेल्थ के ऊपर असर करेगा। हम्म। अगेन मैं कह रहा हूँ इट्स अ साइलेंट किलर। जो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि नमक होती है हम्म। जो आपके एक बंद कबॉर्ड में आपको बाहर जब दिखा, आपने हम्म। 4-5 साल से उसको खोला नहीं है, जब आप खोलोगे तो अंदर कबॉर्ड जैसा कुछ रहा ही नहीं होगा। हम्म। ये ऐसा रोग है, राइट। आपको डिटेक्ट हुआ, आपने शायद वो टाइम पे उससे कितने साल पहले से होगा आपको पता नहीं है, हम्म। एक बार हुआ, उसके साथ भी आपने मजाक में ही लिया, उसको दुश्मन बना के रखा। हम्म। आपको इनिशियली वो कोई प्रॉब्लम, शुरू में ऐसे कोई बड़े सिम्टम्स भी, हर एक में ये सब सिम्टम्स दिखे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, जी। पर आपने उसके साथ मतलब मजाक ही की, हम्म। आपने अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदली, डाइट नहीं बदला, और आप
चलते रहे तो हम्म 10-15 साल के बाद वो आपकी लाइफ को मिजरेबल बना देता है। हम्म वही अगर उसके उसके साथ आपने फ्रेंडशिप की, नॉर्मल जिंदगी जिए, कोई चीज रिस्ट्रिक्ट मतलब जीरो नहीं करनी है, बंद नहीं करनी है, हम्म पर एक हेल्दी बैलेंस, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी डाइट, सब हम्म कुछ किया तो आप उसके साथ 50 साल और अच्छे से जी सकते हो। राइट दुश्मनी की ध्यान में नहीं तो 10-15 साल में आपको ऐसी हम्म स्टेज में लाके खड़ा कर देता है कि जहां नहीं आप जा सकते हो ना आप जी पीछे सकते हो, आपका हाँ विजन चला गया, इट्स इरिवर्सिबल। राइट बिना देखे आपकी लाइफ खराब, हम्म आपका किडनी पे उसने तकलीफ दी, किडनी को हम्म खराब कर दिया, तो आइदर डायलिसिस करेक्ट और रिनल ट्रांसप्लांट। फुट में जैसे मैंने कहा कोई हम्म मेजर माइनर एक मेजर एम्प्यूटेशन हम्म होता है, हम्म वो सिर्फ वो पेशेंट के लिए नहीं होता, उसके जी सोशल, इमोशनल, हम्म इकोनॉमिकल, फिजिकल बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। पूरी बिल्कुल लाइफ 100%। आपकी और आपके सराउंडिंग में जितने भी है एक हुँ, टैग बन जाता है कि भाई आप फिजिकल हैंडीकैप हो। हुँ। ऐसा एक लोग आपको एक सिंपैथी की भाव से देखेंगे, हुँ, हुँ, आप कहीं जाने से कतराओगे, मतलब एक कन्फाइंड टू बेड आप एक रूम में और हुँ। वो आपकी लाइफ को अर्ली एंड कर देगा। थैंक यू सो मच हर्षल सर, आपने जो पूरा डिटेल में सारी चीज़ें हम्म, बताई हुई हैं, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, आपने स्पेशली वक़्त निकाला उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू आपका वेरी मच। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, मुझे भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एटलीस्ट कुछ अच्छा कन्वे करने के लिए एक अच्छी जगह मिली कि ब्यूटीफुल। एटलीस्ट जो सुने उसमें से भी जो इसको अपनाए उसकी भी हेल्थ और लाइफ इससे इम्प्रूव होती है, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। बिल्कुल और हम्म, मैं ज़रूर चाहूँगी अगर आपको ये यूज़फुल लगा वीडियो शेयर कीजिए एंड लेट मी टेल यू मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है कैसे आप 3 महीने के अंदर डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं अगर आपको टाइप 2 है या टाइप 1 है दोनों देखिएगा टाइप 2 इज़ रिवर्सिबल टाइप 1 सिम्टम्स आप रेमिशन में डाल सकते हैं तो ज़रूर उस वीडियो को भी देखिएगा यहाँ पर वीडियो में भी मैं आपको पिन करके देती हूँ दूसरा आप अगर स्पॉटिफाई पे देख रहे हैं एप्पल पॉडकास्ट पे देख रहे हैं बताइए सबको इस पॉडकास्ट के बारे में होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई में अगर आपने इस वीडियो को शेयर ना किया हो फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो भी कर दीजिएगा बिकॉज हमारा काम है एजुकेशन देना आपका काम और आपके सपोर्ट से ये एजुकेशन ज़्यादा लोगों तक हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता है सो मेक श्योर दैट यू डू दैट और कमेंट में भी बताइए ये आपको पॉडकास्ट कैसा लगा आगे क्या सुनना चाहेंगे किनको आप चाहेंगे मैं इनवाइट करूं ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और तब तक याद रखिए अगर हेल्थ है तो सब है